एयरपोर्ट पर मेहमान को लेने जाते समय मैंने एक ऐसी महिला को देखा जो हूबहू मेरी पत्नी जैसी थी, जिसकी 5 साल पहले मौत हो चुकी थी। जैसे किसी ने मुझे सम्मोहित कर लिया हो, मैं उसके पीछे चल पड़ा और जो नजारा मेरे सामने आया वह दिल दहला देने वाला था। आपके चुनाव में आपका स्वागत है। 5 साल 1826 दिन। लोनावला घाट के उस मनहूस दिन के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब मैंने अनन्या का सपना न देखा हो। मेरी पत्नी, तुम्हारी वो मुस्कान जब हमने अपना पहला घर खरीदा था, तुम्हारी माथे पर चिंता की वो लकीरें जब मैं देर रात तक काम करता था, दुल्हन के सुर्ख जोड़े में तुम्हारा वो रूप जब तुमने साथ जीने मरने का वादा किया था, और वो भीषण आग जिसने सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि वो भयानक लपटें जिसने मेरे प्यार को राख में बदल दिया, वो भी मैं अपने सपनों में देखता था। पिछले 5 सालों से मैं एक मशीन की तरह जी रहा था। मेरा नाम आरव मेहरा है, एक सफल आर्किटेक्ट जिसे सहकर्मी सम्मान देते हैं और क्लाइंट भरोसा करते हैं। मैं काम में खुद को डुबोकर सच्चाई से भाग रहा था। मैंने अपने दुख को नक्शों और गगनचुंबी इमारतों के ढेर के नीचे दफनाने की कोशिश की। लोग कहते हैं कि मैं बहुत मजबूत हूं, लेकिन वे नहीं जानते उस शांत चेहरे के पीछे एक ऐसा आदमी है जो हर दिन अपनी टूटी हुई आत्मा के टुकड़ों को समेटने के लिए संघर्ष करता है। जुहू में हमारा घर, जो कभी हमारा स्वर्ग हुआ करता था, अब ठंडा और खाली लगता है। मैंने सब कुछ वैसा ही छोड़ दिया है जैसा था। बाथरूम में तुम्हारे टूथब्रश से लेकर शू रैक में तुम्हारी पसंदीदा हाई हील्स तक। मुझे डर लगता है कि अगर एक भी चीज अपनी जगह से हिली तो तुम्हारी आखिरी गर्माहट भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उस दिन मुंबई में बहुत उमस थी। मैं एक महत्वपूर्ण क्लाइंट सिंगापुर से मिस्टर गुप्ता को लेने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय आगमन टर्मिनल पर था। भीड़ के बीच खड़े होकर मैंने उनके नाम का एक बोर्ड पकड़ा हुआ था और आगमन द्वार से बाहर निकल रहे लोगों के समंदर को शून्य में देख रहा था। लाउड स्पीकर पर घोषणाएं, सूटकेस के पहियों की चरमराहट, विभिन्न भाषाओं में हंसी, सब कुछ धुंधला लग रहा था। घोषणा हुई कि मिस्टर गुप्ता की फ्लाइट लैंड हो चुकी है। मैंने अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, एक अधेड़ उम्र के एशियाई व्यक्ति की तलाश शुरू की। ठीक उसी समय मैंने तुम्हें देखा। यह असंभव है। मेरा दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। वो परछाई, वो चलने का अंदाज, वो लहराते हुए घने काले बाल। एक महिला मुझसे लगभग 20 मीटर दूर एक ट्रॉली धकेल रही थी। उसने फिरोजी रंग का सिल्क का सूट पहना था, तुम्हारा पसंदीदा रंग। उसका दुबला, पतला और सुंदर शरीर। एक अदृश्य शक्ति मुझे तुम्हारी ओर खींच रही थी। फिर से शुरू हो गया। आरव, तू फिर से खुद को तकलीफ दे रहा है। यह सिर्फ कोई हमशक्ल है। मैंने मन ही मन सोचा। मैंने मिस्टर गुप्ता को खोजने के लिए अपना चेहरा मोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। मैं उस महिला से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। फिर वो महिला रुकी और अपने चेहरे पर गिरे बालों को पीछे किया। उसके हाथ का वो इशारा इतना जाना पहचाना था और मैंने उसे देखा। उसके बाएं कनपट्टी के ठीक बगल में एक छोटा सा लाल तिल। दुनिया जैसे ढह गई। मेरे हाथ से नेम बोर्ड फर्श पर गिर गया। मेरे हाथ में गर्म कॉफी का कप लगभग छलक ही गया। मैं भूल गया कि मिस्टर गुप्ता कौन है, यहां तक कि यह भी भूल गया कि मैं एयरपोर्ट पर हूं। मेरा गला सूखकर कांटा हो गया। मैंने तुम्हारा नाम पुकारने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। अनन्या, मैं भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी, थोड़ा रास्ता दीजिए, सॉरी। मैं पागलों की तरह लोगों को धकेल रहा था। उस महिला ने जैसे कुछ महसूस किया, अचानक मुड़ी। हमारी आंखें मिलीं, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। वो शांत आंखें, जैसे कबूतर की आंखें हों, जिन्हें मैं हमारी शादी के 3 सालों तक हर सुबह देखता था। लेकिन अब उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी या खुशी नहीं थी, सिर्फ बेइंतहा डर और खौफ था जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। उस महिला का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ कांप रहे थे। उसने मुझे पहचान लिया। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी ट्रॉली वहीं छोड़ी और मुड़कर बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ भागने लगी। वह अपनी पूरी ताकत से भाग रही थी। अनन्या, वहीं रुको, अनन्या। मैं चिल्लाते हुए तुम्हारे पीछे भागा। लोग मुझे पागल समझकर देख रहे थे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे भागना था, मुझे तुम्हें पकड़ना था, मुझे जानना था कि क्या हो रहा है। मेरी अनन्या जिंदा है, वह जिंदा है।
मैं उसके पीछे बाहर निकलने वाले दरवाजे तक भागा, लेकिन तुम तेज थीं। तुम पर्यटकों के एक झुंड के बीच से निकल गईं और स्वचालित दरवाजे के पीछे गायब हो गईं। जब मैं बाहर निकलने में कामयाब हुआ तो मुंबई की गर्म हवा और गाड़ियों के धुएं ने मेरे चेहरे पर थपेड़ा मारा। मैं सड़क के किनारे खड़ा था, हाफ रहा था। मेरी आंखें पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही थीं। कहां हो तुम, कहां हो अनन्या? इंसानों की उस भीड़ में मैं मूर्ति की तरह खड़ा रहा। मेरी पीठ पसीने से भीग गई थी। गाड़ियों के हॉर्न का शोर, टैक्सी ड्राइवरों की चीखें, कानों को फाड़ देने वाले इंजनों का शोर, सब आपस में मिल गया था। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक था, तुम्हें ढूंढना। वो रही। पार्किंग की मंद रोशनी में वो फिरोजी सूट दिखाई दिया। वह एक छोटा सूटकेस खींच रही थी, लगभग दौड़ते हुए चल रही थी। शायद वो उसका केबिन लगेज था। ट्रॉली उसने वहीं छोड़ दी थी। वह लग्जरी कारों की पार्किंग की ओर जा रही थी। अनन्या, मैंने एक बार फिर खड़ी कारों की कतार को चीरते हुए चिल्लाया। वह नहीं मुड़ी, बल्कि वह और तेज भागने लगी। मैंने कुछ दूरी बनाए रखी और पीछे से उसका पीछा करता रहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। अगर वह सच में अनन्या है तो वह मुझसे क्यों भाग रही है? 5 साल पहले उस दुर्घटना में वास्तव में क्या हुआ था? वह घर क्यों नहीं लौटी? या कहीं यह भगवान का कोई क्रूर मजाक तो नहीं? कोई हम शक्ल, यहां तक कि तिल भी वैसा ही? नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। मुझे देखकर उसकी आंखों में जो खौफ था वह तुम ही हो। तुम जिंदा हो। वह एक चमकती हुई काली मर्सिडीज बेंज वी क्लास के सामने रुकी। एक ऐसी कार जो शक्ति और धन का प्रतीक है। मेरी अनन्या के पास यह असंभव है। महिला कार के सामने रुकी। पीछे की यात्री सीट का दरवाजा खुला और अगला नजारा जो मेरे सामने था वह 5 साल पहले घाट की आग की लपटों से भी ज्यादा दर्दनाक था। ड्राइवर की सीट से एक आदमी उतरा। कोई बूढ़ा आदमी नहीं, मेरी ही उम्र का एक आदमी, लंबा, काले सूट में बड़े करीने से तैयार। उसका चेहरा सख्त और ठंडा था, लेकिन उस महिला को देखकर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। एक बहुत ही जानी पहचानी मुस्कान। उस आदमी ने महिला के हाथ से सूटकेस ले लिया। मम्मा मीरा आ गईं। कार के अंदर से एक साफ और बचकानी आवाज आई। लगभग 4 या 5 साल का एक लड़का बाहर कूद गया। उसके बाल घने काले थे, साथ ही कारी और काले थे, दूसरी चीन कर, आंखें बड़ी और गोल। वह लड़का उस महिला की ओर भागा और उसकी टांगों से कसकर लिपट गया। मम्मा मीरा काम करके थक गईं। आदित्य घर पर अच्छा बच्चा बना रहा। वो महिला, मेरी अनन्या, झुकी। उसने उस बच्चे को कसकर गले लगा लिया, उसके सिर के ऊपर चूमा। उसके होठों पर एक मुस्कान थी जो खुश तो लग रही थी, लेकिन अजीब सी थी। मम्मा थकी नहीं है बेटा, मेरा बच्चा तो बहुत समझदार है। मैं अपनी जगह पर जम गया, मेरे पैर जैसे डामर में धंस गए हों। मम्मा मीरा, अनन्या नहीं, उसका नाम मीरा है और उसका एक बेटा है। वह आदमी जिसे बाद में मैंने जाना कि उसका नाम विक्रम है, ने सूटकेस को डिक्की में रखा। वह वापस आया और उस महिला की पीठ पर अपना हाथ रखा, एक अधिकार जताने वाला इशारा, जैसे उसकी रक्षा कर रहा हो। कार में बैठो, हवा तेज है। वे एक परिवार की तरह लग रहे थे, एक खुश और सामंजस्यपूर्ण परिवार जो मुझसे खो गया था। कार स्टार्ट हुई। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी सीधी मुझ पर पड़ी। मैं हटा नहीं, मैं मूर्ति की तरह खड़ा रहा। मैं चाहता था कि वे मुझे देखें। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी के चेहरे वाली वह महिला मुझे देखे। उसने खिड़की से बाहर देखा और मुझे पा लिया। उसकी आंखें फैल गईं। उसके होठों पर जो झूठी खुशी की मुस्कान थी वह तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह एयरपोर्ट से भी ज्यादा खौफ और डर ने ले ली। लेकिन कार नहीं रुकी। वह कार मेरे पास से गुजर गई, मेरी पत्नी, उसके नए परिवार को लेकर, और मुझे धुएं के उस गुब्बार के साथ छोड़ गई जो दम घोंट रहा था। मैं जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। 5 साल का दर्द, 5 साल एक मरे हुए इंसान के साए को गले लगाकर जीना, 5 साल इस अपराध बोध से सताया जाना कि मैं उसके आखिरी सफर में उसके साथ नहीं था। यह सब एक क्रूर मजाक निकला। तुम मरी नहीं थी, तुमने बस मुझे छोड़ दिया था। एक नई जिंदगी, एक नया नाम, एक नया आदमी और एक बच्चा चुना। गुस्से और धोखे के आंसू तेजी से बहने लगे। अनन्या, क्यों? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? यह कैसे हो सकता है? मुझे याद नहीं कि मैं एयरपोर्ट से कैसे बाहर निकला। मुझे यह भी याद नहीं कि मैंने मिस्टर गुप्ता को फोन करके माफी कैसे मांगी। शायद मैंने झूठ बोला, कहा कि कोई जरूरी पारिवारिक मामला है। वह समझ गए होंगे, कहा कि क्या रहा।
लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरा दिमाग खाली था। मैं देर रात तक मुंबई की भीड़ भरी सड़कों पर बिना किसी मंजिल के गाड़ी चलाता रहा। टिमटिमाते नियॉन साइन, शोर मचाती कारों की कतारें, सब कुछ अजनबी लग रहा था। मैंने सड़क के किनारे एक छोटे से गंदे बार के सामने कार पार्क की। एक अंधेरी जगह जहां भद्दा संगीत बज रहा था, एक ऐसी जगह जहां मैं सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं जाता, लेकिन इस समय मुझे छिपने के लिए एक जगह चाहिए थी। मैंने पी, उस नजारे को भूलने के लिए पी जब वह उस बच्चे को गले लगा रही थी, उस आदमी की मुस्कान को मिटाने के लिए पी। मैं पीता रहा और पूछता रहा, क्यों मम्मा मीरा? उस नाम ने मेरे दिल को चीर दिया। उसने अपना नाम बदल दिया। मेरी पत्नी अनन्या मर चुकी थी और मीरा नाम की एक महिला ने उसका चेहरा चुरा लिया था, या कहीं उसने मुझे शुरू से ही धोखा दिया था। वह दुर्घटना एक साजिश थी। नहीं, अनन्या ऐसी नहीं थी। वह पूरा लाखचे अच्छी थी और मुझसे प्यार करती थी। मुझे इस पर विश्वास था। तो फिर वास्तव में हुआ क्या था? मैं एक ही घूंट में शराब पीते हुए खुद से बड़बड़ाया। मेरी नाक में जलन हुई, लेकिन यह मेरे गले की कड़वाहट को दूर नहीं कर सकी। मुझे किसी से बात करनी थी, किसी ऐसे व्यक्ति से जो मुझे समझदार रख सके, जो मुझे कोई पागलपन करने से रोक सके। मैंने अपना फोन निकाला और कांपते हाथों से कबीर का नंबर मिलाया। कबीर कॉलेज के दिनों से मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वह पहले क्राइम ब्रांच में एक बेहतरीन जासूस था, लेकिन कुछ साल पहले उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी शुरू की। उसने कहा था कि वह कम तनख्वाह और दबाव वाली सरकारी नौकरी से तंग आ गया है, लेकिन मैं जानता था कि वह सबसे होशियार और तेज दिमाग वाला इंसान है जिसे मैं जानता हूं। अगर कोई मेरी मदद कर सकता था तो वह सिर्फ वही था। कुछ रिंग्स के बाद कबीर की नींद में डूबी, लेकिन फिर भी साफ आवाज आई, क्या हुआ आरव? इस वक्त मुझे अभी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। चैन से सो रहा था। कबीर, मेरी आवाज टूट गई। शायद मैं नशे में हूं। कबीर एक पल के लिए चुप हो गया। वह मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था। वह जानता था कि मैं लगभग कभी नहीं पीता। तू कहां है? क्या हुआ? तेरी आवाज ठीक नहीं लग रही। कबीर, मैंने अनन्या को देखा। क्या? कबीर की आवाज से नींद तुरंत गायब हो गई। क्या मतलब है तेरा? अनन्या को देखा? हां, मेरी पत्नी अनन्या। मैंने एक मशीन की तरह दोहराया। एयरपोर्ट पर। वह जिंदा है आरव। कबीर की आवाज गंभीर हो गई। शांत हो जा, मेरी बात सुन। तू नशे में है और मुझे पता है कि तू अभी भी दुखी है, लेकिन अनन्या को मरे हुए 5 साल हो गए हैं। मैंने उसका तिल देखा। मैं नियंत्रण खोकर चिल्लाया उसकी कनपटी पर। मुझे देखते ही वह भाग गई। मैंने उसे एक शानदार मर्सिडीज में एक आदमी और 4 साल के लड़के के साथ जाते हुए भी देखा। उस बच्चे ने उसे मम्मा मीरा कहकर बुलाया। मैंने जो कुछ देखा और सुना था वह सब एक सांस में उगल दिया। फोन के दूसरी तरफ खामोशी थी। कबीर की खामोशी ने मुझे डरा दिया। उसने मुझे पागल नहीं कहा। वह सोच रहा था। तुझे यकीन है? कबीर ने पूछा। उसकी आवाज दृढ़ थी। उसका चेहरा बिल्कुल अनन्या का था, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। गाड़ी का नंबर प्लेट याद है? कबीर सीधे मुद्दे पर आया। मुझे याद था। मैं एक आर्किटेक्ट हूं। डिटेल्स याद रखना मेरी नौकरी की बीमारी है। स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, वह नंबर मेरे दिमाग में छप गया था। मैंने उसे नंबर बताया। ठीक है, कबीर ने कहा, वहीं रह, अपनी लोकेशन भेज। मैं तुझे लेने आ रहा हूं और ध्यान से सुन आरव, अब से अकेले कुछ मत करना। या तो तू किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है या तुझे वाकई में आराम की जरूरत है। मैं पागल नहीं हूं कबीर। मैंने यह नहीं कहा कि तू पागल है। मैंने कहा वहीं रह। कबीर ने फोन काट दिया। 30 मिनट बाद वह आ गया। उसने मुझे बार से बाहर घसीटा और अपनी पुरानी पिकअप में बिठाया। वह एक शब्द भी कहे बिना गाड़ी चलाता रहा। हम उसके साइबर सिक्योरिटी ऑफिस की ओर बढ़ रहे थे, एक कमरा जो मशीनों और मॉनिटरों से भरा था। बैठ, कबीर ने एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे चेक करने दे। उसने कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर कमांड्स और जटिल डेटाबेस की लाइनें दिखने लगीं। 5 मिनट बाद कबीर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसका चेहरा गंभीर था। मर्सिडीज बेंज वी क्लास 90 वज्र कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक शेल कंपनी जो 5 साल पहले बनी थी, लेकिन यह कार अक्सर एक ही पते पर जाने की इजाजत लेती है। उसने मॉनिटर मेरी ओर घुमाया। जुहू में एक निजी घर,
तेरे घर से ज्यादा दूर नहीं। घर का मालिक कौन है? मैंने स्पष्ट रूप से पूछा। किसी दूसरी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इस घर की सुरक्षा पागलपन की हद तक है, देश के किसी भी बड़े अधिकारी के घर से ज्यादा कड़ी। कबीर ने मुझे देखा। तू समझ रहा है ना इसका क्या मतलब है? मुझे परवाह नहीं, मैं सीधा खड़ा हो गया। जरूरी बात यह है कि मेरी पत्नी वहां है। रुक आरव। कबीर ने मेरी बाह पकड़ी। हो सकता है कि वह तेरी पत्नी ना हो सकता है यह कोई साजिश हो या सिर्फ कोई हमशक्ल। अगर तू अभी वहां गया तो मुश्किल हो सकती है। मुझे देखना है कबीर, मुझे सच जानना है। ठीक है। कबीर जानता था कि वह मुझे नहीं रोक सकता। मैं तेरे साथ चलता हूं, लेकिन वादा कर सिर्फ देखेंगे, कोई बेवकूफी मत करना। वहां जो रहता है वह कोई मामूली आदमी नहीं है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरा दिमाग भावनाओं से भरा हुआ था। मैं बस वहां जाना चाहता था अभी। कबीर की कार अंधेरे को चीरती हुई जुहू की ओर बढ़ रही थी, उस शानदार पिंजरे की ओर जहां मेरी पत्नी, जिसे मैं मरा हुआ समझता था, शायद कैद थी। लगभग 2 बजे हम जुहू के उस आलीशान रिहायशी इलाके में पहुंचे। वहां अजीब सी खामोशी थी। ऊंची दीवारें और कसकर बंद लोहे के गेट अमीरी और अलगाव का एहसास करा रहे थे। कबीर ने अपनी कार को उस पते से कुछ 100 मीटर दूर एक अंधेरी जगह पर पार्क किया। नंबर 18। कबीर ने फुसफुसाते हुए एक घर की ओर इशारा किया जो मेरे घर से कहीं ज्यादा भव्य था। वह घर से ज्यादा एक किला लग रहा था। उसकी दीवारें कम से कम 4 मीटर ऊंची थीं, जिन पर कंटीले तार और हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे। हर 5 मीटर पर लगी फ्लड लाइट्स आसपास को दिन की तरह रोशन कर रही थीं। मुख्य गेट कांस्य का बना था, जिसके दोनों तरफ सुरक्षा चौकियां थीं। आधी रात के बावजूद काले वर्दी में 2 गार्ड तनकर खड़े थे। हे भगवान, मैंने अनजाने में कहा, ऐसी जगह पर कौन रहता है? कौन रहता है? यह सवाल नहीं है, कबीर ने सुधारा, बल्कि सवाल यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा किस चीज की करनी पड़ रही है। आरव, सच कहूं तो चलो घर चलते हैं। मेरा दिल कुछ ठीक नहीं कह रहा। यह A+ ग्रेड की सुरक्षा है, किसी आम कारोबारी का घर नहीं। मुझे पता है, मैंने कहा, लेकिन मेरी आंखें मुख्य गेट से नहीं हट रही थीं। बस थोड़ी देर और, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं। हम कार में चुपचाप बैठे रहे। कबीर लगातार सिगरेट पी रहा था, जबकि मैं जरा भी नहीं हिला, बस उस गेट को देखता रहा, किसी चमत्कार की उम्मीद में। उम्मीद थी कि वह गेट खुलेगा और तुम बाहर आओगी, कहोगी कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह घर एक सोए हुए राक्षस की तरह शांत था। आसमान साफ होने लगा और कहीं से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आई। मुंबई अपनी नींद से जाग रही थी। चलो आरव, कबीर ने मेरे कंधे पर थपथपाया, तुझे सोने की जरूरत है। आज जो कुछ भी तूने देखा वह शायद थकान की वजह से एक वहम हो। मैं जांच जारी रखूंगा, लेकिन अपने तरीके से जल्दबाजी मत कर। मैंने सिर हिलाया। कबीर सही था, मैं थका हुआ था और पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। कबीर ने कार का इंजन स्टार्ट किया। ठीक उसी समय जब कार धीरे धीरे चलने लगी, उस घर का साइड का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। रोको, मैंने कबीर के कंधे पर मारते हुए चिल्लाया। कबीर ने अचानक ब्रेक लगाया। कार को झटका लगा। एक महिला ग्रे रंग के ट्रैकसूट में साइड के दरवाजे से बाहर निकली। उसके बाल ऊंचे बंधे हुए थे। उस महिला ने एक छोटे लड़के का हाथ पकड़ा हुआ था, वही बच्चा जो मैंने एयरपोर्ट पर देखा था। वे बाहर नहीं आए, बस बाड़ के अंदर बड़े से बगीचे में टहल रहे थे। लेकिन जहां हम थे वहां से वे बिल्कुल साफ दिख रहे थे। वह तुम थीं, वह अनन्या थी, कोई शक नहीं था। सुबह की धूप में उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ और पीला लग रहा था, लेकिन वह साफ तौर पर तुम थीं। मैं तो सांस लेना भी भूल गया था। कबीर, तू देख रहा है ना? कबीर की आवाज भारी हो गई। मामला बहुत गंभीर है आरव। वह बच्चा आदित्य एक तितली की ओर इशारा कर रहा था। तुम, अनन्या झुकी और उसके कान में कुछ फुसफुसाई। वे बहुत शांत लग रहे थे। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। इससे पहले कि कबीर मुझे रोक पाता, मैंने कार का दरवाजा खोला और बाहर भागा। मैं उस घर की ओर भागा। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मुझे बस इतना महसूस हुआ कि मुझे तुम्हारे और करीब आना है, अनन्या। मेरी चीख ने सुबह की खामोशी को तोड़ दिया। वह महिला अपनी जगह पर जम गई। बच्चा मुझे हैरानी से देख रहा था। धीरे धीरे वह मुड़ी। सड़क, ऊंची दीवार और लोहे की बाड़ हमें अलग कर रही थी, लेकिन मैं उसकी आंखों की नजर को साफ देख सकता था। डर,
निराशा और अंतहीन उदासी। अनन्या, तुम जिंदा हो? क्यों? तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं ठंडी लोहे की बाड़ को पकड़कर चिल्लाया। उसने मुझे देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह कुछ भी कहने में असमर्थ थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंदर चलो, एक दहाड़ सुनाई दी। वह आदमी जिसे मैंने कल देखा था, विक्रम, पीछे से आया। उसने सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहनी हुई थी। लगता है अभी अभी कसरत खत्म की है। उसने उस महिला की बाह को बेरुखी से खींचा। नहीं, मुझे छोड़ो। अनन्या ने कमजोर विरोध किया। मम्मा! बच्चा डरकर रोने लगा। विक्रम को कोई परवाह नहीं थी। एक हाथ से उसने बच्चे को उठाया और दूसरे हाथ से अनन्या को घर के अंदर घसीटा। रुको, मैंने बाढ़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ऊंची थी। उसे छोड़ो। तुम कौन हो? मेरी पत्नी को छोड़ो। मुख्य गेट पर 2 गार्डों ने मुझे देख लिया। वे टेजर लेकर मेरी ओर भागे। आरव, कार में बैठ। कबीर ने कार को ठीक मेरे पीछे लगा दिया था। कार का दरवाजा खुला था। जल्दी। उनके पास हथियार हैं। मैंने उनकी कमर में फंसी पिस्तौल की एक झलक देखी, लेकिन मैं जा नहीं सकता था। अनन्या को दरवाजे के अंदर घसीटा जा रहा था। उसने निराशा से मुड़कर देखा। मुझे आखिरी बार देखा। वह नजर मेरे दिमाग में बस गई। वह किसी धोखेबाज की नजर नहीं थी। वह मदद मांगने वाले की नजर थी। बाढ़ के पार, मीलों की दूरी के पार, 5 लंबे सालों के पार। उसने मुझे देखा। उसके होंठ बिना आवाज के हिले, मुझे बचाओ। और वह भारी दरवाजा एक बार फिर से बंद हो गया, उसे मुझसे अलग करते हुए। आरव! कबीर गुर्राया। 2 गार्ड और करीब आ गए। मैंने महसूस किया कि कबीर के हाथ ने मेरे कॉलर को पकड़ लिया, मुझे पीछे खींचा और मुझे यात्री सीट पर फेंक दिया। चल! पिकअप ने दहाड़ लगाई, तेजी से मुड़ी और दूर चली गई। उस आलीशान, शांत घर और एक बच्चे के रोने को पीछे छोड़कर मैं कार में सुन्न बैठा था। मेरा दिल टुकड़ों में बिखर गया था। वह जिंदा थी, वह कैद थी और उसने अभी अभी मुझसे मदद मांगी थी। पिकअप खाली सड़कों पर तेजी से चल रही थी। मैं यात्री सीट पर बिना हिले डुले बैठा था। अनन्या की आखिरी परछाई, उसके होठों की बिना आवाज की हरकत, मुझे बचाओ की फुसफुसाहट मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। मैं अब एक सफल आर्किटेक्ट नहीं था। मैं सिर्फ एक ऐसा आदमी था जिसे अभी अभी उम्मीद मिली थी और फिर तुरंत ही लाचारी के अंधेरे में धकेल दिया गया था। शांत हो जा। कबीर की आवाज ने मुझे मेरे विचारों के दलदल से बाहर निकाला। वह मुझे नहीं देख रहा था। उसका ध्यान ड्राइविंग पर था। जितना तू घबराएगा, वह उतनी ही ज्यादा खतरे में पड़ेगी। वो विक्रम और उसके गार्ड मामूली लोग नहीं हैं। तेरे उसके घर के सामने चिल्लाने के बाद वे निश्चित रूप से अपने बॉस को रिपोर्ट करेंगे। अब मैं क्या करूं कबीर? मेरी आवाज कांप रही थी। मैं घर नहीं जा सकता, सो नहीं सकता या काम नहीं कर सकता। मेरी पत्नी वहां है। उसने मुझसे मदद मांगी है, मुझे पता है। कबीर ने कार को एक गली में मोड़ा और अपने ऑफिस के सामने रोक दिया। सबसे पहली चीज जो तुझे करनी है वह है अपना मुंह बंद रखना और मेरे निर्देशों का पालन करना। दूसरा, मुझ पर भरोसा कर। मैं मदद करूंगा, लेकिन तुझे ठीक वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूंगा। हम ऑफिस में दाखिल हुए। कबीर ने लाइट जलाई। सर्वर की भिन भिनाहट की आवाज आने लगी। उसने मुझ पर पानी की एक बोतल फेंकी। पी और बैठ जा। अब हम शुरू से शुरू करते हैं। 5 साल पहले से। मुझे समझ नहीं आया कि अतीत को कुरेदने की क्या जरूरत है। स्थिति साफ थी। वह जिंदा थी और कैद थी। कबीर ने सिर हिलाया। उसका चेहरा फिर से वैसा ही हो गया था जैसा कि वह क्राइम ब्रांच में जासूस था। गलत। हम अभी कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ यह जानते हैं कि अनन्या जैसी दिखने वाली मीरा नाम की एक महिला एक किले जैसे घर में एक बच्चे के साथ रहती है और उस पर कड़ी नजर रखी जाती है। हम नहीं जानते कि वह वहां अपनी मर्जी से है या उसे मजबूर किया गया है। हम यह भी नहीं जानते कि वह बच्चा तेरा है या नहीं। वह मेरा बच्चा है। तू ऐसा सोच सकता है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे मरना क्यों पड़ा। उसने अपने कंप्यूटर का मॉनिटर मेरी तरफ घुमाया। स्क्रीन पर 5 साल पहले लोनावाला घाट पर हुए हादसे की रिपोर्ट की स्कैन की हुई तस्वीरें थीं। तस्वीरें जिन्हें मैं भूलने की पूरी कोशिश कर रहा था। हमारी कार जो बुरी तरह से पिचक गई थी और जल गई थी, खाई के तल में पड़ी थी। यह देख। कबीर ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। एकल दुर्घटना, खाई में गिर गई। रिपोर्ट के अनुसार निष्कर्ष ड्राइवर की लापरवाही थी। कार जल गई, शव की पहचान नहीं हो सकी। बंद कर। मुझे यह दोबारा देखने के लिए मजबूर मत कर। मैंने अपना चेहरा फेर लिया।
मैं वहां था। मैंने ही इसकी पुष्टि की थी। किस चीज की पुष्टि की थी? कबीर की आवाज तीखी हो गई। तूने अनन्या का चेहरा देखा था? नहीं। डीएनए टेस्ट नहीं किया गया। पुलिस ने कहा कि शव इतना जल गया था कि सैंपल नहीं लिया जा सकता था। मैं हकलाया। मैंने उसके कंगन की पुष्टि की थी। वह कंगन जो मैंने उसे दिया था, सही। कबीर ने कीबोर्ड पर टाइप किया। सबूत की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई दी। जलने के कंगन को कारण मुड़ा हुआ चांदी का कंगन, लेकिन मैंने जो खास डिजाइन बनवाया था वह अभी भी पहचाना जा सकता था। और क्या? कबीर ने पूछा। दांतों का रिकॉर्ड? मैंने कमजोर आवाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उसके दांतों का रिकॉर्ड मेल खाता है। बिल्कुल। कबीर ने दंत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के दस्तावेजों को बड़ा किया। और यही मुख्य बात है आरव। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। एक शव जिसकी पहचान नहीं हो सकती, तू पुष्टि नहीं कर सकता, पुलिस भी नहीं, तो फिर उसकी पहचान किसने की? दांतों का रिकॉर्ड। दांतों का रिकॉर्ड सबसे आसान चीज है जिसे जाली बनाया जा सकता है अगर कोई अंदर का आदमी मदद करे। कबीर ने साफ साफ कहा। अनन्या अपने दांत कहां चेक कराती थी आरव? मैं जम गया। मेरे ससुर डॉ प्रकाश शर्मा के क्लिनिक में। कहीं ऐसा तो नहीं? मैं आरोप नहीं लगा रहा। कबीर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। मैं सिर्फ तथ्य दिखा रहा हूं। तेरे ससुर डॉ शर्मा ने ही अनन्या के सभी डेंटल रिकॉर्ड और इलाज का इतिहास अधिकारियों को दिया था, तुलना के आधार के रूप में। वही वह व्यक्ति थे जिन्होंने कानूनी रूप से सबसे पहले और सबसे ज्यादा वजन के साथ अनन्या की मौत की पुष्टि की थी। मैंने जोर से सिर हिलाया। यह असंभव है। मेरे ससुर टूट गए थे। इन 5 सालों में वह एक परछाई की तरह जी रहे हैं, बस अनन्या के लिए श्राद्ध करते हैं। वह दुनिया में अनन्या को सबसे ज्यादा प्यार करने वाले इंसान हैं। यह असंभव है। हो सकता है, कबीर ने टोका, उन्हें भी धोखा दिया गया हो, या हो सकता है कि वह इस नाटक का हिस्सा हो। आरव, 5 साल पहले तुम दुख में डूबे हुए थे और कुछ भी नहीं देख सकते थे, लेकिन अब तुम्हें होश में आना होगा। अगर अनन्या जिंदा है तो इसका मतलब है कि उसकी मौत का नाटक रचा गया था। और मौत का इतना 50 नाटक रचने के लिए कम से कम 2 चीजों की जरूरत होती है। एक स्थानापन्न शव या कंकाल, और एक भरोसेमंद परिवार का सदस्य जो इसकी पुष्टि कर सके। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे शोक सभा में अपने ससुर का दुखी चेहरा याद आ गया, जिस तरह से उन्होंने अनन्या की तस्वीर को गले लगाया और बेहोश होने तक रोते रहे। अगर वह सब सिर्फ अभिनय था तो वह आदमी कितना भयानक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुझे विश्वास करना होगा। कबीर ने मॉनिटर बंद कर दिया। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। 1, मीरा नाम की वह महिला और उसका किला। 2, तेरे ससुर। मेरे अनुभव के अनुसार उसने एक फोल्डर पर थपथपाया। केस को सुलझाने के लिए हमें सबसे कमजोर कड़ी पर हमला करना होगा। तेरे ससुर वह सबसे कमजोर कड़ी हैं। अगले कुछ दिन मैं एक अजीब सी स्थिति में जी रहा था। मैं ऑफिस गया, मीटिंग्स में शामिल हुआ, नक्शों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। कबीर के ऑफिस में, या जुहू के उस घर की ऊंची दीवारों के आसपास मंडरा रहा था। हम जल्दबाजी में कोई कदम न उठाने पर सहमत हुए। सब कुछ कबीर संभालेगा। उसने मुझसे कहा, तू आर्किटेक्ट है, मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं, मेरा काम मुझे करने दे। अगर तूने कोई गड़बड़ की तो वह कमीना, जिसका नाम भी हम नहीं जानते, अनन्या को कहीं और ले जा सकता है और हम उसे फिर कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। कबीर ने काम करना शुरू कर दिया और उसने यह बहुत अच्छी तरह से किया। जुहू में उस चौंकाने वाली घटना के अगले दिन कबीर ने मुझे आधी रात को अपने ऑफिस बुलाया। वह थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन उसकी नजरें तेज और जल रही थीं। कुछ मिला? उसने मेरी ओर एक फाइलों का ढेर बढ़ाते हुए कहा। यह कौन है? मैंने पहली तस्वीर उठाई। उसमें अनन्या जैसी दिखने वाली महिला मीरा की तस्वीर थी। ऐसा लग रहा था कि यह एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज से ली गई है, ठीक उसी दिन जब मैं उससे मिला था। जैस्मीन मीरा, कबीर ने समझाना शुरू किया। जन्म का साल अज्ञात, जन्म स्थान अज्ञात। मैंने पुलिस में अपने सभी पुराने कनेक्शन इस्तेमाल कर लिए, पूरे राष्ट्रीय जनसंख्या डेटा को खंगाल डाला। इस चेहरे वाली जैस्मीन मीरा नाम की कोई महिला 5 साल पहले अक्टूबर से पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। मैं चुप हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब तक तेरी पत्नी गायब नहीं हुई, यह महिला दुनिया में थी ही नहीं। जैसे आसमान से गिरी हो या जमीन से निकली हो। आईडी कार्ड, पासपोर्ट
सभी दस्तावेज नए बनाए गए और कानूनी रूप से बिना किसी कमी के प्रोसेस किए गए। यह कैसे संभव है? संभव है अगर आपके पास पैसा और ताकत हो, कबीर ने जवाब दिया। अगला, विक्रम, वह बॉडीगार्ड। एक और तस्वीर सामने रखी गई, विक्रम अपने ठंडे चेहरे के साथ। यह आदमी, कबीर ने कहा, इसके दस्तावेज संदिग्ध रूप से साफ हैं। असली नाम विक्रम राठौर, पूर्व विशेष बल का सदस्य, 6 साल पहले सेना छोड़ी। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, लेकिन मैंने और गहराई से खोदा। जानते हो क्या दिलचस्प है? इस आदमी का कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। वह एक भूत की तरह रहता है। मुझे इतने साफ दस्तावेजों से सबसे ज्यादा नफरत है। बहुत ज्यादा साफ का मतलब है कि इसे बहुत करीने से धोया गया है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक अतीत के बिना एक महिला, एक भूत जैसा बॉडीगार्ड, और आखिर में कबीर की आवाज और भी धीमी हो गई। इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड, इस नाटक का निर्देशक। उसने अपने कंप्यूटर का मॉनिटर मेरी तरफ घुमाया। 2 साल पहले की एक छोटी सी आर्थिक पत्रिका का सिर्फ एक लेख था। चश्मे पहने, एक बौद्धिक दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तस्वीर जो एक बड़ी राशि का दान दे रहा था। यह आदमी कौन है? विक्रांत सिंघानिया, कबीर ने कहा, एक प्रॉपर्टी ग्रुप के प्रेसिडेंट डायरेक्टर। कुछ हलकों में वह मिस्टर सिंघानिया या द टाइकून के नाम से जाना जाता है। वही वज्र कंस्ट्रक्शंस का असली मालिक है। और जुहू के उस घर नंबर 18 का भी विक्रांत सिंघानिया का नाम मेरे दिमाग में गूंजने लगा। मैंने याद करने की कोशिश की। एक बड़े आर्किटेक्ट के रूप में मैं प्रॉपर्टी इंडस्ट्री के बहुत से लोगों से मिलता जुलता था, लेकिन यह नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैंने यह नाम अभी सुना है, मैंने कहा। बेशक, कबीर ने ताना मारा, क्योंकि तुम जमीन के ऊपर खेलते हो जहां सब कुछ पारदर्शी दिखता है। यह विक्रांत सिंघानिया जमीन के नीचे खेलता है। यह आदमी ठीक 5 साल पहले सामने आया। समय बिल्कुल वही है जब अनन्या गायब हुई थी। मीरा सामने आई और वज्र की कंस्ट्रक्शंस की स्थापना हुई। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक संयोग है? मेरी पीठ पर एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। कबीर, तुम क्या सोच रहे हो? यह सिर्फ एक अफेयर या प्रेमी के साथ भाग जाने का मामला नहीं है, जैसा कि तुमने एयरपोर्ट पर सोचा था, कबीर ने कहा। यह एक साजिश है, एक बहुत ही साफ सुथरी साजिश। यह विक्रांत सिंघानिया कोई आम प्रॉपर्टी कारोबारी नहीं है। वह गंदी चीजों को धोने का माहिर है। और तेरी पत्नी अनन्या। कबीर एक पल के लिए रुका और मुझे देखा। तुमसे शादी करने से पहले वह क्या काम करती थी, आरव? मैंने थूक निगला। वह एक बहुत ही काबिल फाइनेंशियल एनालिस्ट थी, विदेश से टॉप ग्रेजुएट। कबीर ने सिर हिलाया। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट अचानक मर जाती है और एक टाइकून की मनी लॉन्ड्रिंग मशीन सामने आती है। अजीब नहीं है? मैं सीधा खड़ा हो गया। नहीं, मेरी पत्नी ऐसा कभी नहीं करेगी। मैंने यह नहीं कहा कि उसने यह स्वेच्छा से किया, कबीर ने झिड़का। हो सकता है उसे धमकी दी गई हो या नियंत्रित किया गया हो, लेकिन किसी भी तरह से, आरव, तुम्हें सच्चाई स्वीकार करनी होगी। तुम्हारी पत्नी अब एक शेर की मांद में है, और यह शेर कोई मामूली नहीं है, वह एक टाइकून है। तो उस बच्चे का क्या? मैंने कांपती आवाज में पूछा। आदित्य का क्या? कबीर ने सिर हिलाया। वह मुझे भी नहीं पता। उसका नाम आदित्य है। उम्र 4 साल। अनन्या के मरने के 1 साल बाद पैदा हुआ। उसका जन्म प्रमाण पत्र भी पूरी तरह से जाली बनाया गया है और पिता का नाम खाली छोड़ दिया गया है। 4 साल। अनन्या को मरे हुए 5 साल हो गए, लेकिन उसका बच्चा 4 साल का है। हे भगवान, मैं लड़खड़ा गया। जब वह मरी तो वह गर्भवती थी। यह विचार कि अनन्या गर्भवती अवस्था में मरी मेरे दिल में एक खंजर की तरह चुभ गया। अगर वह मेरा बच्चा है, 5 सालों तक उसे अकेले उस शानदार जेल में बच्चे को जन्म देना और पालना पड़ा, और मुझे कुछ भी पता नहीं था। दर्द और गुस्सा एक साथ मिल गए। उन्होंने न सिर्फ मेरी पत्नी को चुराया, बल्कि मेरे बच्चे को भी। कबीर, मुझे जानना है। मेरी आवाज भर्रा गई। मुझे जानना है कि वह बच्चा मेरा है या नहीं। कबीर ने मुझे दया से देखा। मैं समझता हूं, और मैंने इसका एक तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन वादा करो कि तुम बिल्कुल शांत रहोगे, कोई दिखावा नहीं करोगे। वह विक्रम उस बच्चे के पास से कभी नहीं हटता। क्या तरीका है? किंडरगार्टन, कबीर ने कहा। आदित्य जुहू के पिलर ऑफ होप इंटरनेशनल किंडरगार्टन में पढ़ता है। बहुत महंगा है, और उसकी सुरक्षा तुम्हारे घर से भी ज्यादा कड़ी है।
हर सुबह 8 बजे विक्रम उसे छोड़ता है और दोपहर 1 बजे उसे लेने आता है। समय पर 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होता। वहां कैसे घुसें? अंदर जाने की जरूरत नहीं है, कबीर ने कहा। तुम्हें बस संयोग से वहां होना है। उस स्कूल का एक आउटडोर खेल का मैदान है और ठीक उसकी बाड़ के बगल में एक छोटा सा पार्क है। तुम वहां से उसे देख सकते हो। अगले दिन मैंने ऑफिस में झूठ बोला, कहा कि मैं एक नए प्रोजेक्ट की साइट का निरीक्षण करने जा रहा हूं। सुबह 9 बजे से ही मैं जुहू के उस छोटे से पार्क में था। मैं एक बेंच पर बैठा था, किताब पढ़ने का नाटक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 10:30 बजे घंटी बजी, खेलने का समय। नीली आसमानी वर्दी में बच्चे खेल के मैदान में दौड़ पड़े। मैंने उन्हें देखा और मैंने उसे देखा। आदित्य, वह एयरपोर्ट से भी छोटा लग रहा था, दुबला पतला। वह खेल के मैदान के एक कोने में अकेले अपनी लाल खिलौना कार से खेल रहा था, किसी से घुल मिल नहीं रहा था। और मैंने विक्रम को भी देखा। उसने सूट नहीं पहना था, बल्कि स्पोर्ट्स वेयर पहना था। वह खेल के मैदान के बगल में एक पेड़ के नीचे खड़ा था, अपनी बाहें सीने पर बांधे हुए। उसकी आंखें उस बच्चे से एक पल के लिए भी नहीं हटीं। मैं कुछ नहीं कर सका, करीब नहीं जा सका। वह बहुत सतर्क था। पहला दिन असफल रहा। दूसरे दिन मैं फिर वहां गया, वही जगह। इस बार मैंने एक पक्षी फोटोग्राफर होने का नाटक किया। टेलीफोटो लेंस वाला कैमरा लेकर मैंने जूम करके उस बच्चे का चेहरा देखा। हे भगवान, पिछले 5 सालों से मैंने एक बच्चे का सपना देखा था। अनन्या और मैं अक्सर इसके बारे में बात करते थे। वह कहती थी कि उसे एक लड़का चाहिए जो मेरी तरह होशियार और मजबूत हो। मैंने कहा था कि मुझे एक लड़की चाहिए जो उसकी तरह अच्छी और कोमल हो। मेरे सामने जो बच्चा था वह एक ठोस आ मिश्रण था। उसकी आंखें बड़ी, काली और शांत थीं, अनन्या की कबूतर जैसी आंखों की तरह। लेकिन उसकी तीखी नाक, उसका चौकोर, जिद्दी ठोड़ी और जिस तरह से वह अपनी खिलौना कार को धकेलते समय ध्यान केंद्रित करते हुए अपने होंठ सिकोड़ता था, वह बिल्कुल मेरे जैसा था। बिल्कुल मेरे 5 साल की उम्र की बचपन की तस्वीर जैसा, जो मेरी माँ ने अभी भी अपने लिविंग रूम में लगा रखी है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। आंसू बहने लगे, जिससे व्यू फाइंडर में मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। लेकिन मुझे और भी मजबूत सबूत चाहिए थे। तीसरे दिन मैं फिर वहां गया। मुझे पता था कि विक्रम शायद मेरा चेहरा पहचान गया होगा। मुझे जोखिम उठाना पड़ा। मैंने उस पल का इंतजार किया जब बच्चा बाड़ के सबसे करीब खेल रहा था। मैंने भी पास में टहलने का नाटक किया। विक्रम ने मुझे तुरंत देख लिया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और मुझे घूर कर देखा। मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उस बच्चे को देखा। तुम्हारी कार की पूरा आत है, कारा की तुम्हारी कार की अभी भादुरा कर, अभी बाढ़ की अभी घूर कर देखा। बहुत अच्छी है, मैंने आराम से इतनी जोर से कहा कि बच्चा सुन आर करके। आदित्य ने खेलना बंद कर दिया और मुझे देखा। उसकी साफ आंखों में कोई डर नहीं था। थैंक यू अंकल, उसने एक साफ आवाज में कहा। यह मम्मा मीरा ने दिलाई है। मम्मा मीरा। मेरा दिल फिर से दुखने लगा। अंकल, आप कौन हैं? आदित्य के दोस्त के पापा हैं? हाँ, मेरा गला रुंध गया। मुझे क्या कहना चाहिए अंकल? तुम्हारी मम्मा का दोस्त? आखिरकार मैं बोल पाया। अंकल, आप मम्मा मीरा को जानते हैं? आदित्य हैरान लग रहा था। मम्मा मीरा का कोई दोस्त नहीं है। ये शब्द 1000 झूठ से ज्यादा दर्दनाक थे। मैं तुम्हारी मम्मा को जानता हूं, मैंने जोर दिया। तुम्हारी मम्मा कैसी हैं? अच्छी हैं। मम्मा आदित्य से बहुत प्यार करती हैं। बच्चे ने ऐसे कहा जैसे वह इसका आदी हो। आदित्य, मैंने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हारे पापा कहां हैं? मुझे पता था कि यह एक ऐसा सवाल है जो मुझे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सका। आदित्य ने सिर झुका लिया। उसके होठों पर मुस्कान गायब हो गई। आदित्य के पापा नहीं हैं, मम्मा मीरा कहती हैं। पापा मर चुके हैं। आदित्य कभी नहीं मिला। आदित्य, यहां आओ। विक्रम की गुर्राहट की आवाज आई। वह हमारी ओर चल पड़ा था। बाड़ के दूसरी तरफ कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था। आदित्य डरकर चौंक गया। हाँ, 1 मिनट। बच्चे ने मुझे देखा। बाय बाय अंकल, आदित्य को जाना है। बच्चा भाग गया। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। जाने से पहले वह मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों की नजर चाकू की तरह तेज थी, बिना शब्दों के एक चेतावनी। मैं एक पेड़ के पीछे हट गया और छिप गया। मैं उस पेड़ के सहारे रोने लगा। खुशी से रोया और दर्द से रोया। वह मेरा बेटा है, मेरा बेटा, और वह सोचता है कि मैं मर चुका हूं। मैं लड़खड़ाते हुए अपनी कार की ओर वापस चला।
पिछले 5 सालों का सारा दर्द अगर मिला दिया जाए तो वह इस समय के दर्द का 10वां हिस्सा भी नहीं था। उन्होंने मेरी पत्नी और एक पिता के रूप में मेरी जिंदगी छीन ली थी। मैंने कार स्टार्ट की, कबीर, मैंने उसे फोन किया, मेरी आवाज टूट गई। तुम सही थे, सब कुछ सही था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आदित्य मेरा बेटा है, मैं पहले जैसा नहीं रहा। दर्द और भ्रम गायब हो गए। उनकी जगह ठंडे गुस्से और इस्पात जैसी दृढ़ता ने ले ली। मुझे उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना था और कबीर की योजना के अनुसार सफलता का रास्ता मेरे ससुर डॉ प्रकाश शर्मा से होकर जाता था। मैं उस दोपहर डॉ शर्मा से मिलने गया, बिना अपॉइंटमेंट के। दादर में उनका पुराना अपार्टमेंट अभी भी वैसा ही था, अंधेरा और अगरबत्ती की तेज गंध से भरा हुआ। पिछले 5 सालों में मैं कभी कभी यहां आता था, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने में मदद करता था या बस उनके साथ चाय पीता था। मैं यह उन पर दया करके, एक बच्चे को खोने के उनके दुख के प्रति सहानुभूति के कारण करता था। लेकिन आज मैं एक अलग इरादे से आया था। डॉ शर्मा ने दरवाजा खोला। 65 साल की उम्र में वह बहुत ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। उनके बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे। उनका शरीर दुबला पतला था। वह मुझे देखकर हैरान लग रहे थे, लेकिन फिर मुस्कुराए। आरव, तुम? बिना बताए। आओ, अंदर आओ। मैं अंदर गया। पूजा की मेज पर अनन्या की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। पहले मैं यह तस्वीर देखकर रोता था, अब गुस्सा उबल रहा था। पापा, मैंने अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखने की कोशिश की। बैठो पापा, चाय बनाता हूं। डॉ शर्मा किचन में व्यस्त हो गए। नहीं पापा, मैंने कहा, मैं बात करने आया हूं। मेरी आवाज की कठोरता ने उनकी हरकत रोक दी। वह मेरी ओर मुड़े। क्या हुआ? इतने गंभीर क्यों हो? मैं सीधे मुद्दे पर आया। मैंने अनन्या को देखा। डॉ शर्मा के हाथ से चाय का कप फर्श पर गिर गया, टुकड़ों में बिखर गया। चाय का पानी हर जगह फैल गया, लेकिन वह हिले नहीं। वह अपनी जगह पर जम गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। तुम क्या कह रहे हो? वह हकलाए। तुम जरूर ज्यादा काम करने की वजह से थक गए हो। मैं पूरी तरह से होश में हूं, मैंने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। मैंने उसे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देखा। वह जिंदा है। जुहू में एक आलीशान घर में मीरा नाम से रहती है। नहीं। डॉ शर्मा कांपने लगे। तुमने जरूर गलत देखा होगा। अनन्या मर चुकी है। 5 साल पहले वह मर गई। वह मरी नहीं। मेरी आवाज ऊंची हो गई। और उसका एक 4 साल का बेटा है। उसका नाम आदित्य है। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे बचपन जैसा है। चुप! डॉ शर्मा ने दहाड़ा। एक चीख जो एक कमजोर बूढ़े आदमी की छवि से मेल नहीं खाती थी। वह पीछे हटते हुए पूजा की मेज से टकरा गए। कुछ केले फर्श पर गिर गए। तुम पागल हो गए हो? बिल्कुल पागल। वह अपनी छाती पकड़कर हाँफ रहे थे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मेरी बेटी की आत्मा को शांति न मिले? वह मरी नहीं है। मैं आगे बढ़ा। और पापा, आप यह जानते हैं, है ना? मैं नहीं जानता। डॉक्टर शर्मा कुर्सी पर बेदम होकर बैठ गए। उनका चेहरा चाक जैसा सफेद था। तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरा दिल रुक सकता है। वह अपनी छाती पकड़कर हाँफने लगे और कराहने लगे। सामान्य परिस्थितियों में मैं जरूर घबराकर उनकी दवा ढूंढता, लेकिन आज मैं सिर्फ देख रहा था। पापा, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, मैंने कहा। बिल्कुल वैसी ही जैसी 5 साल पहले उसके अंतिम संस्कार में थी। लेकिन जानते हैं, आपने जो डेंटल रिकॉर्ड दिया था वही चाबी है। डेंटल रिकॉर्ड शब्द सुनते ही डॉ शर्मा का दिल का दौरा जैसे रुक गया। उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखों में अब दुख नहीं, बल्कि बेइंतहा डर और खौफ था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूं, है ना? मैं झुका और उन्हें घूर कर देखा। 5 साल पहले पापा, आपने अपनी ही बेटी की मौत का नाटक रचने में मदद की। आपने मुझे धोखा दिया, सबको धोखा दिया। नहीं। डॉ शर्मा अचानक सीधे खड़े हो गए। उनका दिल का दौरा गायब हो गया। तुम कुछ नहीं जानते। इस मामले को मत उठाओ। क्यों नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि सब मर जाएंगे। वह फूट फूट कर रोते हुए चिल्लाए। तुम उसे मार डालोगे, उस बच्चे को मार डालोगे और खुद को भी मार डालोगे, समझे? सब मर जाएंगे या आप मर जाएंगे? मैंने पूछा। जाओ यहां से। डॉ शर्मा ने दरवाजे की ओर इशारा किया। अभी मेरे घर से बाहर निकलो। मेरा तुम्हारे जैसा कोई दामाद नहीं है। तुम एक वहमी, पागल आदमी हो। उसने मुझे बाहर धकेला और दरवाजा पटक दिया। अंदर से उसके रोने और चीजों के पटकने की आवाज आ रही थी। मैं गलियारे में खड़ा था।
मुझे उस पर गुस्सा नहीं था, मुझे बस उस पर दया आ रही थी। वह इस मामले में फंसा हुआ था और वह डरा हुआ था। उसका आक्रामक रवैया, उसका नकली दिल का दौरा और उसकी चेतावनी कि सब मर जाएंगे, इन सब ने कबीर के संदेह को निश्चितता में बदल दिया। मैंने अपना फोन निकाला और कबीर को फोन किया। तुम सही थे, वह सब कुछ जानता है और वह इसे छिपा रहा है। अच्छा, कबीर ने फोन के दूसरी तरफ से कहा। यह वही प्रतिक्रिया है जिसकी मैंने उम्मीद की थी। एक पिता जो वास्तव में अपनी बेटी को खो चुका है, वह तुम पर गुस्सा करेगा और अपनी बेटी से मिलने की मांग करेगा, लेकिन एक दोषी व्यक्ति चिल्लाएगा और भगा देगा। अब क्या? मैंने लिफ्ट में खड़े होकर पूछा। एक जबरदस्त थकान मुझ पर हावी हो गई। अब हम जानते हैं कि डॉ शर्मा संपर्क सूत्र हैं, लेकिन वह मास्टरमाइंड नहीं है। मास्टरमाइंड वह विक्रांत सिंघानिया है और एकमात्र व्यक्ति जो हमें सच्चाई बता सकता है वह अनन्या है। लेकिन उससे संपर्क कैसे करें? उस घर में घुसा नहीं जा सकता और वह बाहर भी नहीं आ सकती। उस आती है, अंदर नहीं जा सकते, लेकिन उसे बाहर निकाल सकते हैं। कबीर ने सार्थक रूप से कहा, मेरे ऑफिस आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जब मैं पहुंचा तो कबीर सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने उस घर के पास के ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिया था। यह देखो, उसने स्क्रीन की ओर इशारा किया। 3 दिन पहले एक घरेलू सहायिका को निकाल दिया गया था। वह एक सूटकेस लेकर घर से बाहर निकली। उसका चेहरा सूजा हुआ था, लगता है रोने के बाद। तो यह हमारी आदमी है, कबीर मुस्कुराया। मैंने उसे ढूंढ लिया है। उसका नाम लक्ष्मी है। वह वहां 6 महीने से काम कर रही थी। उसे इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि कहते हैं कि उसने सिंघानिया का एक कीमती गुलदस्ता तोड़ दिया था। अब ती सुना चाहता। वह बहुत गुस्से में है और बहुत डरी हुई भी। कहती है कि उसकी पूरी तनख्वाह भी नहीं दी गई। तुम उसे रिश्वत दोगे? नहीं, मदद मांगूंगा। कबीर ने सुधारा। मैंने उसे संपर्क करने के लिए एक आदमी भेज दिया है। वह विक्रम से उतनी ही नफरत करती है जितना कि वह सिंघानिया से डरती है। कहती है कि विक्रम घर में लोगों को ऐसे नियंत्रित करता है जैसे मिलिट्री बैरक में। वह हमारी मदद करने के लिए इस शर्त पर सहमत हो गई है कि हम उसकी रक्षा करेंगे। किस चीज में मदद? कबीर ने एक दराज खोली और एक लिफाफा निकाला। उसके अंदर एक तस्वीर थी, अनन्या के साथ मेरी शादी की तस्वीर। अगर तुम उसे कुछ कहना चाहते हो तो इसके पीछे लिख दो, छोटा सा। लक्ष्मी के अनुसार, मीरा मैडम। वह अनन्या को ऐसे बुलाती है, कभी कभी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आती हैं। जब विक्रम नहीं होता तो वह इसे चुपके से अनन्या को देने का कोई तरीका ढूंढेगी। यह हमारा एकमात्र मौका है। मैंने वह तस्वीर पकड़ी, मेरे हाथ कांप रहे थे। जब यह तस्वीर ली गई थी तब मैं क्या सोच रहा था? अनंत खुशी। मैंने एक पेन लिया। मुझे क्या लिखना चाहिए? तुम जिंदा हो, तुमने यह क्यों किया? 100% स्पीच कैंपेन सेकंड। ऐसे शब्दों का कोई फायदा नहीं था। मुझे उसे एक रास्ता देना था। मैंने तस्वीर को पलटा और लिखा, मरीन ड्राइव, पुराना जेट्टी, शुक्रवार रात 9 बजे। मैं सच जानना चाहता हूं। मैं इंतजार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इंतजार करूंगा। मैंने वह तस्वीर कबीर को दे दी। काफी है। कबीर ने तस्वीर को लिफाफे में डाल दिया। अब हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं और हमने इंतजार किया। शुक्रवार रात 9 बजे मैं मुंबई के मरीन ड्राइव पर था। रात में भी यह जगह ऊर्जा से भरी हुई थी। मैं एक शांत पुराने जेट्टी के एक कोने में बैठा था, समुद्र के पार की जगमगाती रोशनी को देख रहा था। 9:15, 9:30, 10:00। वह नहीं आई। मैं वहीं बैठा रहा। ठंडी हवा लगने लगी। शायद घरेलू सहायिका उसे यह नहीं दे पाई, या उसने इसे प्राप्त कर लिया था लेकिन आना नहीं चाहती थी, या शायद 5 सालों ने सब कुछ बदल दिया था और उसने उस जिंदगी को स्वीकार कर लिया था। 11 बजे मैं निराश होकर खड़ा हो गया। मैं अपने खाली घर वापस चला गया। एक खालीपन ने मुझे घेर लिया। क्या गलत हुआ? मैं घर के अंदर गया। अंधेरा और खामोशी ने मेरा स्वागत किया। मैंने कबीर को फोन करने और यह कहने के लिए अपना फोन ऑन किया कि हमारी योजना विफल हो गई है। तभी मैंने उसे देखा। एक अज्ञात नंबर से एक छोटा संदेश, एक डिस्पोजेबल नंबर। संदेश 9:05 पर आया था, ठीक उसी समय जब मैं निराशा से समुद्र को देख रहा था। संदेश सिर्फ एक लाइन का था, सभी बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, मुझे दोबारा मत ढूंढना, विक्रांत तुम्हें मार डालेगा, तुम मर जाओगे। सिंघानिया, उस घर का मालिक। यह एक इनकार नहीं था, यह एक चेतावनी थी।
वह इसलिए नहीं आई क्योंकि वह नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह डरती थी, मेरे लिए डरती थी। मैंने तुरंत उस नंबर पर वापस फोन किया। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह पंजीकृत नहीं है, एक डिस्पोजेबल नंबर। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपना फोन कसकर पकड़ लिया। कबीर। जैसे ही उसने फोन उठाया मैं चिल्लाया। उसने जवाब दिया। उसने एक संदेश भेजा। वह मेरे लिए चिंतित है कबीर, वह अभी भी मेरी अनन्या है, तुम मर जाओगे। संदेश ने मुझे डराया नहीं, बल्कि यह एक चिंगारी बन गया जिसने मेरे सभी डर को जला दिया। उसने मुझे अस्वीकार नहीं किया, उसने मेरी रक्षा की। वह अभी भी मेरी अनन्या थी, वह महिला जो मुझे चोट पहुंचते देखने के बजाय खुद को कुर्बान करना पसंद करेगी। इस तथ्य ने उसे बचाने के मेरे संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। असंभव है, मुझे अनन्या से मिलना है, मैंने कबीर से कहा। पागल हो क्या? कबीर ने साफ इनकार कर दिया। तुमने अभी अभी उसके घर के सामने हंगामा किया है। वह विक्रम जरूर तुम्हारा चेहरा अच्छी तरह से याद रखेगा। अनन्या ने चेतावनी का संदेश भेजा है ना? अगर तुम उस इलाके में घूमते रहे तो सिंघानिया तुम्हें सच में खत्म कर देगा। लेकिन मुझे उससे बात करनी है। मेरी आवाज धीमी हो गई। हम सिर्फ बैठकर अंदाजा नहीं लगा सकते, मुझे जानना है कि वास्तव में क्या हुआ था, उसे मरना क्यों पड़ा। कबीर अपने ऑफिस में इधर उधर टहल रहा था, वह भी मेरे जितना ही बेचैन लग रहा था। अगर मिलना है तो एक योजना होनी चाहिए, यूं ही हमला नहीं कर सकते। सिंघानिया के लोग मामूली नहीं हैं। कबीर फिर से हरकत में आया। उसने लक्ष्मी, पूर्व घरेलू सहायिका से संपर्क किया। पता चला कि लक्ष्मी को न सिर्फ नौकरी से निकाला गया था, बल्कि उसकी कुछ तनख्वाह भी रोक ली गई थी और विक्रम ने उसे धमकी भी दी थी। जब कबीर ने उसे एक बड़ी राशि की आर्थिक मदद दी तो वह एक बहुत ही मूल्यवान मुखबिर बन गई। लक्ष्मी ने बताया कि मीरा अनन्या का शेड्यूल सेकंड तक नियंत्रित होता है, लेकिन महीने में एक बार हर 15 तारीख को उसे व्यक्तिगत जरूरतों और सिंघानिया के लिए विशेष सामान खरीदने के लिए बाहर जाने की अनुमति थी। ऐसा सामान जिसे सिंघानिया किसी और पर भरोसा नहीं करता था, और इस बार का गंतव्य था क्रॉफर्ड मार्केट। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। इतनी भीड़ भाड़ और अराजक जगह क्यों? ठीक इसीलिए सिंघानिया ऐसा सोचता है, कबीर ने समझाया। जगह जितनी ज्यादा अराजक होगी, वह उसे अपनी नजर की सीमा में नियंत्रित करना उतना ही आसान समझेगा। वह सोचता है कि अगर विक्रम उसके साथ चिपका रहेगा तो कोई भी करीब नहीं आ सकता। लेकिन यही हमारा मौका है, इस बार मुझे जाना होगा, मैंने दृढ़ता से कहा। कबीर ने मुझे घूर कर देखा। मुझे पता है कि तू जाना चाहता है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन तुझे मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। तू सीधे हाथ नहीं डालेगा। मंगलवार सुबह 10 बजे क्रॉफर्ड मार्केट खचाखच भरा हुआ था। तरह तरह के मसालों, कपड़ों की गंध और मोल भाव की आवाजें आपस में मिली हुई थीं। मैं बाजार के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी एक पुरानी बॉक्स वैन के अंदर बैठा था। मेरी पीठ पसीने से भीग गई थी। मेरे बगल में कबीर कानों में ईयरफोन लगाए बैठा था। उसकी आंखें एक टैबलेट की स्क्रीन पर टिकी थीं। स्क्रीन पर उसकी टीम द्वारा कल रात चुपके से लगाए गए 4 कैमरों की रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही थी। वे आ गए, कबीर ने फुसफुसाया। मैंने अपनी सांस रोक ली। बाजार के प्रवेश द्वार से अनन्या बाहर निकली। उसने एक साधारण क्रीम रंग का सूती सूट पहना हुआ था। उसके बगल में विक्रम 1 इंच भी दूर नहीं था। उसने एक छोटी बाजू की शर्ट पहनी हुई थी जिससे उसकी मांसल बाहें दिख रही थीं, और काले चश्मे के साथ वह एक बाज की तरह चारों ओर देख रहा था। वे मशरूम की दुकान की ओर जा रहे हैं। टीमें तैयार रहो। कबीर की योजना बहुत साफ सुथरी थी। मुझे आगे भेजने के बजाय उसने किसी और का इस्तेमाल किया। एक सेवानिवृत्त महिला जासूस, कबीर की पूर्व बॉस, एक मिलनसार और फुर्तीली अधेड़ उम्र की महिला जिस पर कोई शक नहीं करेगा। अनन्या को पता होना चाहिए कि मैं यहां हूं, मैंने कहा। लक्ष्मी ने वहां अभी भी काम कर रही एक और घरेलू सहायिका से संपर्क किया है, कबीर ने जवाब दिया। उसने अनन्या को बता दिया है, मंगलवार क्रॉफर्ड मार्केट, वह पास में ही होंगे। बैंगनी रूमाल वाली महिला पर भरोसा करना। मैंने उन्हें देखा। अनन्या मशरूम चुन रही थी और विक्रम ठीक उसके पीछे खड़ा था। अब कबीर ने आदेश दिया। एक जोरदार शोर और झगड़े की आवाज आई। सामने की दुकान पर 2 दुकानदार, कबीर के लोग, एक दूसरे को धकेलने और गाली गलौज करने लगे, अपना सामान सड़क के बीच में फेंकने लगे। एक बाती खतीत रूप से रचा गया हंगामा।
विक्रम का ध्यान तुरंत उस ओर गया। उसका हाथ अपनी शर्ट के पीछे गया। एक उभार जो पिस्तौल जैसा लग रहा था वह गुर्राया और अनन्या चौंक गई, और यही वह पल था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। अचानक वह लड़खड़ाई, अपनी छाती पकड़कर मशरूम के ढेर पर गिर गई। उसके हाथ में पर्स छूट गया। पैसे और कार्ड हर जगह बिखर गए। मीरा मैडम। विक्रम घबरा कर मुड़ा। अनन्या को बेहोश देखकर लोग इकट्ठा होने लगे। हटो हटो। वह जल्दी से अनन्या की मदद करने के लिए झुका, जबकि उसे बिखरे हुए पैसे और कार्ड भी उठाने थे। वह अनन्या की मदद, सतर्कता और सामान को एक साथ सुरक्षित नहीं रख सकता था। मैडम, आप ठीक हैं? बैंगनी रुमाल वाली महिला सामने आई। वह जल्दी से भीड़ में घुस गई। लगता है गर्मी लग गई है। भाई साहब, मैं मदद करती हूं। आप पहले सामान उठा लो, मैं मैडम को वहां छांव में ले जाती हूं। विक्रम ने उस दयालु दिखने वाली महिला की ओर देखा। उसने सिर हिलाया। धन्यवाद आंटी, जल्दी कीजिएगा प्लीज। वह वास्तव में घबरा गया था। वह महिला अनन्या को सहारा देकर 2 दुकानों के बीच एक संकरी अंधेरी गली में ले गई, एक ऐसी जगह जहां बहुत सारा सामान लटका हुआ था। यह एकमात्र अंधा स्थान था जहां कबीर का कैमरा नहीं पहुंच सकता था। 5 मिनट। कबीर ने अपनी घड़ी देखी। उस आंटी के पास सिर्फ 5 मिनट हैं। मैं बॉक्स वैन में नहीं था, मैं पहले से ही वहां था। एक कुल्ली के वेश में, एक गंदी टी शर्ट पहने हुए, मैं गली के आखिर में एक बड़ी बोरी उठाने का नाटक कर रहा था। जब वह महिला अनन्या को सहारा देकर अंदर लाई तो उसने मुझे देखा, सिर हिलाया, फिर निगरानी करने के लिए बाहर चली गई। अनन्या अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए थी। अभिनय कर रही हो अनन्या, मैंने फुसफुसाया। उसने तुरंत अपनी आंखें खोलीं, हैरान, खुश, फिर से डर गई। ये सभी भावनाएं 1 सेकंड में उसके चेहरे पर आ गईं। आरव, कैसे? तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं यहां हूं। मैंने उसे एक पल के लिए गले लगाया। माफ करना, माफ करना, मैं देर से आया। नहीं, उसने मुझे धकेला। उसकी आंखें नम थीं। जाओ, अभी जाओ। मैंने संदेश भेजा था। क्यों नहीं सुना? वह तुम्हें मार डालेगा। मुझे डर नहीं लगता। मैंने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। मुझे सच जानना है, क्या हुआ था? आदित्य, वह मेरा बेटा है ना? अनन्या ने मुझे देखा। उसके आंसू बहने लगे। उसने सिर हिलाया। हां, आदित्य तुम्हारा बेटा है। मेरा दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। मेरा बेटा, हे भगवान। अनन्या, क्यों? तुमने यह क्यों किया? मीरा मैडम। हो गया। विक्रम की आवाज आई। लगता है उसने सामान इकट्ठा कर लिया था। मुझे जाना होगा। अनन्या घबरा गई। समय नहीं है। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम समझा नहीं देती। मैंने उसे दीवार से सटा दिया। क्यों? तुम्हें कौन धमकी दे रहा है? मेरे पिता। उसकी चीख निराशा से भरी थी। मेरे अपने पिता। अब तुम समझे। मैं जम गया। पिता, डॉ. प्रकाश शर्मा। क्यों? सर, मैं मैडम को बाहर ला रही हूं। हां, बाहर से। उस महिला ने समय खींचने के लिए चिल्लाया। जल्दी, विक्रम ने अधीरता से कहा। अनन्या ने मुझे निराशा और दुख से भरी आंखों से देखा। 5 साल पहले तुम्हें मेरी गर्भावस्था के बारे में बताने से पहले मुझे एक सच्चाई पता चली। उसने एक गहरी सांस ली, सिसकी को रोकते हुए। मेरे पिता, वह पिता जिसे तुम अच्छा मानते थे और जो अपनी बेटी से प्यार करता था, वह जुए में फंस गए थे। वह बहुत बड़ी रकम हार गए और साहूकारों के कर्जदार हो गए। वह इसे चुका नहीं सकते थे। मेरा गला सूख गया। डॉ. प्रकाश शर्मा, जो मजबूत थे। अपना कर्ज चुकाने के लिए पापा ने अपनी पुरानी कंपनी में अपने पद का इस्तेमाल किया। उन्होंने गबन किया। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह याद नहीं करना चाहती थी। रकम बहुत बड़ी थी, 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ और कर्जदार। और जिस पैसे का गबन किया गया था उसका मालिक विक्रांत सिंघानिया था। सिंघानिया, हां, सिंघानिया, द टाइकून। वह मीडिया में जैसा दिखता है वैसा कोई आम प्रॉपर्टी कारोबारी नहीं है। वह एक राक्षस है, एक छिपा हुआ माफिया बॉस जिसका कारोबार मनी लॉन्ड्रिंग, गुंडागर्दी और सूदखोरी है। पापा ने उससे पैसे उधार लिए और उसके पैसे का गबन भी किया। मुझे पता था। मैं उस डर की कल्पना कर सकता था जो उसने उस समय महसूस किया होगा। उसने कहा, आपने कहा कि कुला करता है, नहीं पा सकता है। अनन्या कांप रही थी। वह पापा को मार डालेगा, उन्हें समुद्र में फेंक देगा। फिर उसने मुझे देखा। उसने कहा कि वह मुझे और तुम्हें भी खत्म कर देगा। आरव, सिर्फ इसलिए कि तुम उसके दामाद हो। उसे बाहरी लोगों का शामिल होना सबसे ज्यादा नापसंद है।
वह पूरे परिवार को मार डालेगा। उस समय मैं बहुत डर गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे मरने का डर नहीं था, लेकिन मुझे डर था कि तुम्हें चोट पहुंचेगी। डर था कि हमारा बच्चा, हमारा अजन्मा बच्चा खतरे में होगा। अनन्या, मैंने उसे गले लगाया। मीरा मैडम, जल्दी। विक्रम की आवाज और भी अधीर हो गई। वह गली की ओर चलने लगा। आरव, तुम्हें जाना होगा। अनन्या चौंक गई। जाओ। आरव, उस गली के आखिर में एक और रास्ता है। मुझे दोबारा मत ढूंढना। मान लो कि मैं सच में मर चुकी हूं और अच्छी तरह से जीना नहीं। मैंने उसे रोका। मुझे बताओ, तुम उसके साथ क्यों हो? उसने तुम्हें क्या करने का आदेश दिया है? ठीक उसी समय कबीर के आदमी ने विक्रम के ठीक सामने लहसुन की एक बोरी गिरा दी। अरे माफ करना साहब, बूढ़ा हो गया हूं। विक्रम गुर्राया, लेकिन रुकने को मजबूर हो गया। अनन्या जानती थी कि यह आखिरी पल है। मैंने उससे विनती की। उसने जल्दी से कहा। मैंने विनती की कि तुम और हमारा बच्चा सुरक्षित रहें। मैंने कहा कि मैं कुछ भी करूंगी। फिर उसने एक सौदा पेश किया। सौदा? मैंने दोहराया। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अनन्या कांप गई। उसने कहा कि वह मुझे जानता है कि मैं विदेश से पढ़ी हुई सबसे अच्छी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं। उसने कहा कि उसे मेरी प्रतिभा पसंद है। इसका क्या मतलब है? पापा का 50 करोड़ का कर्ज जिंदगी भर नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन मैं, उसने कहा, इसे चुका सकती हूं। मुझे उसके लिए काम करना होगा, अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करना होगा, उसके गंदे पैसे के प्रवाह को वैध बनाना होगा, काले धन को सफेद धन में बदलना। तुम उसकी मनी लॉन्ड्रिंग मशीन बन गई। मैंने फुसफुसाया। मेरा खून ठंडा पड़ गया। अनन्या ने सिर हिलाया। पापा को बचाने और तुम्हें बचाने का यही एकमात्र तरीका था, मुझे बचाने का। उसने एक शर्त रखी। अनन्या फिर से रोते हुए बोली, मुझे मरना होगा, तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह से गायब होना होगा। वह तुमसे, एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट से, कोई लेना देना नहीं चाहता था। जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे, तुम मुझे ढूंढते रहोगे, और अगर तुम मुझे ढूंढ लोगे तो वह हम दोनों को मार डालेगा। इसलिए मैं सहमत हो गई। कोई और विकल्प नहीं था। आरव, वह सिसकने लगी। मुझे चुनना था, हमारे पूरे परिवार के साथ मरना या तुम और हमारा बच्चा सुरक्षित रहें और मैं सब कुछ अकेले सहूं। तो वह दुर्घटना एक नाटक थी। सिंघानिया ने सब कुछ योजना बनाई थी। उसने कहा, कार, शव, सब कुछ उसका था। मैंने सिर्फ एक काम किया। वह क्या? पापा को यह विश्वास दिलाना कि हम सभी के जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका है। और पापा सहमत हो गए। डॉ. प्रकाश शर्मा सहमत हो गए। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पापा ने पुलिस को झूठे डेंटल रिकॉर्ड दिए। हे भगवान, मीरा मैडम। विक्रम गुर्राया। इस बार उसे कोई नहीं रोक सकता था। वह सीधे गली की ओर चल पड़ा। आरव, अभी जाओ। अनन्या ने मुझे धकेला। आदित्य के लिए, उसे तुम्हें नहीं देखना चाहिए, कृपया। उसने मेरे होठों पर जल्दबाजी में एक चुंबन दिया, आंसुओं और निराशा के कारण एक नमकीन चुंबन। मैं तुमसे प्यार करती हूं, हमेशा। फिर उसने मुझे गली के आखिर में धकेल दिया। भागो। मैं लड़खड़ा गया। मैं जाना नहीं चाहता था। मैं उसे अपने साथ लेकर भागना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो हम दोनों मर जाएंगे। विक्रम के अनन्या को पकड़ने की आवाज आई। यहां इतनी देर, तुम्हारा चेहरा, तुम रो रही थी? नहीं, धूल चली गई। अनन्या की कांपती हुई आवाज आई, घर चलो। वह उसे घसीट कर ले गया। मैं अंधेरे में खड़ा था। फिर मैं भागा। उस बाजार से बाहर अपनी पूरी ताकत से भागा। भीड़ में घुल मिल गया। मेरा दिल टुकड़ों में बिखर गया था। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। मुझे याद नहीं कि मैं कबीर की कार में कैसे वापस आया। मुझे बस इतना याद है कि जब मैंने दरवाजा खोला, मेरे पैर कमजोर हो गए और कबीर को मुझे सहारा देना पड़ा। उसने क्या कहा? कबीर ने मुझे पानी की एक बोतल देते हुए पूछा। मैंने वह पानी पी लिया। मेरा गला अब सूखा नहीं था, लेकिन सीने में जलने वाला दर्द कम नहीं हुआ। मैंने सब कुछ बता दिया। 50 करोड़ का कर्ज, डॉ. प्रकाश शर्मा के बारे में सच्चाई, शैतान के साथ वह सौदा जो अनन्या को स्वीकार करना पड़ा, और कैसे वह मेरी और हमारे बच्चे की जान बचाने के लिए सिंघानिया की मनी लॉन्ड्रिंग मशीन बन गई। कबीर ने कार की बॉडी पर जोर से मुक्का मारा। लानत है, वह सिंघानिया इंसान नहीं है, शैतान है। उसने मुझे देखा। जानता है आरव, मैंने 5 साल पहले तेरे ससुर की कंपनी के रिकॉर्ड चेक किए थे। वाकई में एक गबन का कांड हुआ था, लेकिन डॉ. प्रकाश शर्मा चमत्कारिक रूप से आरोपों से बरी हो गए
और सिर्फ एक अकाउंटिंग मैनेजर जेल गया। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। सिंघानिया ने शुरू से ही सब कुछ तरतीब दिया था। उसे मृत घोषित कर दिया गया और सीधे जुहू के उस घर में ले जाया गया। मैंने फुसफुसाया, मीरा नाम से रहना। विक्रम द्वारा 24 घंटे निगरानी में आदित्य को वहीं चुपके से जन्म देना। मेरा बेटा एक जेल में पैदा हुआ। मुझे किंडरगार्टन में आदित्य के शब्द याद आ गए, मम्मा मीरा का कोई दोस्त नहीं है। अब मैं समझ गया, उसे पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया था। कोई दोस्त नहीं, बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं, सिर्फ सिंघानिया और विक्रम। 5 साल। कबीर। मेरी आवाज टूट गई। 50 करोड़ अनन्या की क्षमता के साथ। वह पैसा बहुत पहले ही धुल गया होगा। वह उसे अभी भी क्यों रोके हुए है? कबीर ने मुझे दया से देखा। आरव, तू बहुत भोला है। क्या तुझे लगता है कि सिंघानिया जैसा आदमी अपना वादा निभाएगा? मैं चुप हो गया। एक बार अंदर जाने के बाद कभी बाहर नहीं आ सकते, कबीर ने कहा। अनन्या एक बहुत ही काबिल और कुशल मनी लॉन्ड्रिंग मशीन है। वह कमीना उसे क्यों जाने देगा? उसे जाने देगा ताकि वह उसकी रिपोर्ट कर सके। मेरा मतलब है वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। कबीर ने जोर दिया, कर्ज पर ब्याज लगता रहेगा और वह कहेगा कि कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। अनन्या हमेशा के लिए उसकी गुलाम रहेगी जब तक कि वह बेकार न हो जाए, और जब वह बेकार हो जाएगी तो तू जानता है कि वह क्या करेगा। मेरा पूरा शरीर जम गया। मैं आगे सोचना नहीं चाहता था। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, वे नरक में जी रहे थे और मैं पिछले 5 सालों से एक पत्नी को खोने के अपराध बोध में जी रहा था, जबकि वह यह सारा दुख झेल रही थी। मैं उस कमीने को मार डालूंगा। मैंने अपने दांत पीसे, कसम से मैं उस सिंघानिया को मार डालूंगा। शांत हो जा। कबीर ने मेरे कंधे को पकड़ लिया। उसे मारना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर तूने उसे मार दिया तो अनन्या और आदित्य भी कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। उसके आदमी उन्हें मुंह बंद करने के लिए तुरंत खत्म कर देंगे। हिंसा इसका समाधान नहीं है। तो फिर कैसे? मैं चिल्लाया। दिमाग से, कबीर ने कहा। हमें उन्हें बचाना है, पिस्तौल से नहीं बल्कि कानून से। मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ। सच्चाई जानने के बाद पहला व्यक्ति जिसे मैं ढूंढना चाहता था वह सिंघानिया नहीं बल्कि प्रकाश शर्मा थे। इस बार मैं अकेले नहीं गया, मैं कबीर को साथ ले गया। मेरे साथ चल, मैं उसे मार भी सकता हूं। हम शाम के समय शर्मा के अपार्टमेंट पहुंचे। उसने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की होगी कि मैं इतनी जल्दी वापस आऊंगा, खासकर एक अजनबी के साथ। मुझे चाबी की जरूरत नहीं थी। मैंने दरवाजे को लात मारी। पुराना जर्जर लकड़ी का दरवाजा दीवार से टकराया और चौड़ा खुल गया। शर्मा अनन्या की पूजा वेदी के सामने अगरबत्ती जला रहे थे। यह नजारा अब मुझे सबसे घिनौना पाखंड लग रहा था। मुझे और कबीर को देखकर वह कांप गए। आरव, तुम फिर से क्या कर रहे हो? मेरा नाम मत लो। मैं गुर्राया, उसकी ओर दौड़ा, उसका कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। 50 करोड़। सिंघानिया, झूठे डेंटल रिकॉर्ड। आपने अपनी ही बेटी को बेच दिया। प्रकाश शर्मा का चेहरा कागज जैसा सफेद हो गया। वह अब दिल की बीमारी का नाटक नहीं कर रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि मैं सब कुछ जानता हूं। मैंने गलत किया, वह हकलाए। पापा, मैं पागलों की तरह हंसा। आप इस नाम के लायक नहीं हैं। आपने अपनी ही बेटी को एक शेर की मांद में धकेल दिया। उसे 5 सालों तक मौत से भी बदतर जिंदगी जीने दी। अपने ही पोते को किसी और कमीने को पिता कहने दिया। नहीं, उसे यह भी नहीं पता कि उसका पिता कौन है। उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि मैं मर चुका हूं। यह सब आपकी वजह से हुआ। मैंने अपनी मुट्ठी उठाई। आरव, रुको। कबीर ने मेरी बांह पकड़ ली। उसे अभी मारने से कुछ हल नहीं होगा। मैं हाँफ रहा था। मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। मैंने उसे छोड़ दिया। शर्मा फर्श पर गिर पड़े। आरव, पापा के पास कोई विकल्प नहीं था। वह चिल्लाए, सिंघानिया, वह शैतान है। उसने कहा कि वह मुझे मार डालेगा, तुम लोगों को भी मार डालेगा। उसने कहा, क्योंकि तुम मेरे दामाद हो, अगर शामिल हुए तो मारे जाओगे। मैं बस तुम लोगों की रक्षा करना चाहता था, मेरी रक्षा। मैं चिल्लाया, मेरी पत्नी को उसका गुलाम बनाकर, मेरे बेटे को बिना पिता के बड़ा होने देकर इसे आप रक्षा करना कहते हैं। मैं भी पीड़ित हूं। वह रेंगकर मेरे पैर पकड़ने लगा। इन 5 सालों में एक भी दिन मैं चैन से नहीं सो सका। मैंने गलती की। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। कृपया पापा को माफ कर दो। आरव, कबीर ने मुझे पीछे खींचा। बस, शर्मा,
हम आपकी रोना धोना सुनने नहीं आए हैं। हम इसलिए आए हैं क्योंकि आप अनन्या के अलावा एकमात्र व्यक्ति हैं जो सिंघानिया को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपने कभी उसके लिए काम किया है। डॉ शर्मा ने हैरान होकर ऊपर देखा। न जानने का नाटक मत करो। कबीर की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। 50 करोड़ का गबन, यह वह राशि नहीं है जो आप अकेले कर सकते हैं। आप सिर्फ एक मोहरा थे। सिंघानिया ने जानबूझकर आपको फंसाया। वह कर्ज बनाया ताकि वह अनन्या को लेने का बहाना बना सके। सही है ना? डॉ शर्मा जम गए। लगता है उन्होंने कभी इतना दूर तक नहीं सोचा था। अब कबीर उसके सामने झुका, सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। आपके पास अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका है। बस एक बार हमारी मदद करके। मदद? कैसी मदद? मैं डरता हूं कि वह मुझे मार डालेगा। डॉ शर्मा कांप रहे थे। अगर आप मदद नहीं करते हैं, कबीर ने अपना फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग चलाई। आपके और आपके इस दामाद के बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग सीधे पुलिस मुख्यालय को धोखाधड़ी, अपराध छिपाने, अपराध स्थल से छेड़छाड़ और साजिश के आरोपों के साथ भेज दी जाएगी। आप जेल में सड़ेंगे और मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप जेल में अपनी बेटी से मिल पाएंगे। सिंघानिया के गुर्गे वहां बहुत होंगे। डॉ शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें एहसास हो गया कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। क्या मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा। वह सब कुछ करें जो हम आदेश दें। मैंने अब और शांत होकर कहा, आपने अपनी बेटी को एक बार बेच दिया है। इस बार आपको अपनी उस झूठी जान को उसे बचाने के लिए दांव पर लगाना होगा। कर सकते हैं? डॉ शर्मा ने मुझे देखा, कबीर को देखा, फिर वेदी पर अनन्या की तस्वीर को देखा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा। डॉ शर्मा के अपार्टमेंट का दरवाजा बंद हो गया। हमारे पीछे एक पिता के दर्द भरे रोने की आवाज आ रही थी, जिसने अपनी बेटी को बेच दिया था। मैं और कबीर उसके ऑफिस वापस जाने के रास्ते में एक शब्द भी नहीं बोले। गुस्सा कम हो गया था, उसकी जगह जबरदस्त थकान ने ले ली थी। लेकिन मेरा तर्क अब पहले से कहीं ज्यादा ठंडा और तेज था। मुझे सारी सच्चाई पता चल गई थी। अब गुस्सा करने का नहीं, बल्कि कार्रवाई करने का समय था। वह मदद करेगा। मैंने कबीर के मशीनों से भरे कमरे में घुसते हुए कहा, उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, मुझे पता है। कबीर ने 2 गिलास पानी डालते हुए जवाब दिया, लेकिन वह सिर्फ एक कमजोर और डरपोक संपर्क सूत्र है। हम पूरी तरह से उस पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें एक ऐसी योजना की जरूरत है जिसकी किसी ने उम्मीद न की हो। कबीर अपने पूर्व जासूस मोड में वापस आ गया। सुन आरव, स्थिति साफ है। हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वे संख्या में ज्यादा हैं, उनके पास हथियार हैं और वे पेशेवर हैं। हम दोनों का हमला करना आत्महत्या के बराबर है। पुलिस को रिपोर्ट करना भी संभव नहीं है। क्यों नहीं? मैंने टोका। अनन्या का बयान है, डॉ शर्मा का कबूलनामा है। यह अपहरण और कैद है। कबीर ने सिर हिलाया। फिर से भोलापन। वह सिंघानिया एक टाइकून है। तुम्हें क्या लगता है कि वह 50 करोड़ के गबन के मामले को कैसे दबा सका? एक चोबाप मौत का नाटक कैसे रचा और अनन्या और आदित्य के दस्तावेजों में हेरफेर कैसे किया बिना किसी को पता चले, क्योंकि उसने अपने लोगों को पूरे सिस्टम में बिठा रखा है। जैसे ही तुम स्थानीय पुलिस स्टेशन या राज्य पुलिस को रिपोर्ट करोगे, 5 मिनट के भीतर वह खबर सिंघानिया के कानों तक पहुंच जाएगी और तुम्हें जो मिलेगा वह अनन्या और आदित्य का शव होगा। मेरा गला रुंध गया। कबीर सही था। इस शैतान ने अपना जाल बहुत 2000 गहरा और चौड़ा फैलाया था। तो फिर कैसे? मैंने पूछा। हम चुप नहीं बैठ सकते। हम चुप नहीं रहेंगे। कबीर की आंखें चमक उठीं। हम पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेंगे। हम पुलिस को इस मामले में कूदने पर मजबूर करेंगे। एक ऐसे स्तर की पुलिस जिसे सिंघानिया खरीद नहीं सकता। मेरा मतलब है सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अपराध शाखा। कबीर ने साफ साफ कहा। मेरा एक सीनियर वहां है, एक ऐसा आदमी जिसे बिल्कुल भी रिश्वत नहीं दी जा सकती। लेकिन उन्हें हरकत में लाने के लिए मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है जैसी कहानी काफी नहीं होगी। हमें सबूत चाहिए, उसके मौजूदा आपराधिक गतिविधियों का अकाट्य सबूत, काली किताब, मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते, रिश्वत की सूची, समझे? और यह सब पाने वाला एकमात्र व्यक्ति अनन्या है। कबीर ने सिर हिलाया। तुम्हारी पत्नी को अंदर से एक मुखबिर बनना होगा, एक पागल योजना। अनन्या, जो अभी अभी क्रॉफर्ड मार्केट में खतरे से बची थी, उसे उस नरक में वापस जाने और कहीं ज्यादा खतरनाक काम करने के लिए कहना नहीं। मैंने सिर हिलाया।
बहुत खतरनाक है। अगर सिंघानिया को पता चल गया तो वह और आदित्य। यह खतरनाक है, कबीर ने टोका, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। आरव, क्या तुम्हें लगता है कि सिंघानिया अनन्या को हमेशा के लिए छोड़ देगा? नहीं। किसी दिन जब वह ऊब जाएगा या महसूस करेगा कि अनन्या अब उपयोगी नहीं है, तो वह मुंह बंद करने के लिए उन दोनों को खत्म कर देगा। अनन्या अब उधार के समय पर जी रही है। हमें उसके कोई कदम उठाने से पहले ही हरकत में आना होगा। कबीर सही था, डर ने मुझे पंगु बना दिया, लेकिन तर्क कह रहा था कि यही एकमात्र मौका है। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन उससे संपर्क कैसे करें और उसे उपकरण कैसे दें? हम क्रॉफर्ड मार्केट में हंगामा नहीं कर सकते। हम हर दिन डॉ शर्मा का इस्तेमाल करेंगे, कबीर ने कहा, जैसे उसने सब कुछ पहले से ही योजना बना ली हो। सिंघानिया अनन्या को नियंत्रित करता है, लेकिन अपने अहंकार के कारण वह शायद अनन्या को उसके बूढ़े और बीमार पिता से मिलने की अनुमति देगा। दया दिखाने का नाटक करते हुए वह अनन्या की भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। डॉ शर्मा ही अनन्या को संचार उपकरण देंगे। कबीर ने एक दराज खोली और एक छोटी सी चीज निकाली। एक मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्टेड यूएसबी डेटा स्टोरेज के अलावा यह कंप्यूटर में प्लग किए जाने पर एक गुप्त संचार उपकरण बन जाएगा। मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। अनन्या को बस इसे प्लग करना है और मैं उस कंप्यूटर को दूर से नियंत्रित कर सकता हूं। और डॉ शर्मा को एक बार फिर से अभिनय करना होगा, एक मरते हुए बूढ़े आदमी का अभिनय जो अपनी बेटी जैसी दिखने वाली महिला को आखिरी बार देखना चाहता है। उसे विक्रम की आंखों के सामने यह अनन्या को देना होगा। एक बारीसत योजना या एक आत्मघाती मिशन। मैं अब अंतर नहीं कर सकता था। डॉ शर्मा को समझाने में ज्यादा समय नहीं लगा। सिंघानिया का डर और अपराध बोध उसे खा रहा था। जब कबीर ने कहा कि यह अपनी बेटी को बचाने का एकमात्र मौका है, तो उसने तुरंत सिर हिला दिया, भले ही उसके दोनों घुटने बुरी तरह से कांप रहे थे। नाटक शुरू हुआ। डॉ शर्मा ने विक्रम के नंबर पर फोन किया, वह नंबर जो उसने आपात स्थिति के लिए रखा था अगर सिंघानिया उससे संपर्क करे। वह फूट फूट कर रोया, कहा कि उसकी दिल की बीमारी फिर से बढ़ गई है और उसे लग रहा है कि वह जल्द ही मर जाएगा। उसकी आखिरी इच्छा सिर्फ एक थी, अनन्या जैसी दिखने वाली मीरा से मिलना, ताकि उसके दिल को शांति मिले। एक अजीब सी मांग, लेकिन कबीर ने सिंघानिया के मनोविज्ञान को ठीक से पढ़ लिया था। अहंकार। सिंघानिया अनन्या को एक कांच के बक्से में एक गुड़िया की तरह मानता था। एक मरते हुए बूढ़े आदमी से विक्रम की निगरानी में उस गुड़िया को मिलने देना सिंघानिया के लिए अपनी शक्ति दिखाने का एक तरीका था। वह सहमत हो गया। मुलाकात डॉ शर्मा के अपार्टमेंट में तय हुई। मैं और कबीर एक ब्लॉक दूर खड़ी एक बॉक्स वैन के अंदर से सब कुछ देख रहे थे, उस मिनी कैमरे के माध्यम से जो कबीर ने डॉ शर्मा को धमकाते समय लगाया था। अनन्या पहुंची। विक्रम अभी भी एक परछाई की तरह चिपका हुआ था। वह पीली और थकी हुई लग रही थी। क्रॉफर्ड मार्केट में बेहोश होने की घटना ने विक्रम को शायद और भी ज्यादा संदिग्ध बना दिया था। वह अनन्या के पास से एक कदम भी नहीं हटा। डॉ शर्मा का अभिनय अविश्वसनीय था। वह बिस्तर पर लेटे हुए हाँफ रहे थे और अनन्या का हाथ पकड़े हुए थे। अनन्या, मेरी बेटी, क्या यह सच में तुम हो? पापा। अनन्या की सिसकी टूट गई। यह असली रोना था। मुझे माफ कर दो पापा, मैंने गलती की। डॉ शर्मा भी रो रहे थे। विक्रम कमरे के एक कोने में खड़ा था, अपनी बाहें सीने पर बांधे हुए। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन वह बेचैन लग रहा था। पापा, यह हर्बल चाय है। डॉ शर्मा ने कांपते हाथों से अपने तकिए के नीचे से एक हर्बल चाय का डिब्बा निकाला। तुम इसे ले जाओ, अपनी सेहत का ख्याल रखना। पापा को अब इसकी जरूरत नहीं है। यह उनका संकेत था। अनन्या एक पल के लिए रुकी। वह समझ गई। हाँ, धन्यवाद पापा। उसने वह चाय का डिब्बा ले लिया। इसे कसकर पकड़ना। डॉ शर्मा ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ते हुए सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह मेरी जान है। विक्रम की भौहें तन गईं। बस बूढ़े आदमी, चलो। मीरा मैडम। उसने अनन्या को खींचा। अनन्या ने अपने पिता की ओर देखा, माफी और धन्यवाद से भरी एक नजर। उस रात मैं और कबीर ऑफिस में जागते रहे। कबीर के कंप्यूटर मॉनिटर पर एक सर्च प्रोग्राम लगातार चल रहा था। सुबह 3 बजे। मिल गया, कबीर चिल्लाया। मॉनिटर पर लिखा आया, सुरक्षित कनेक्शन स्थापित। अनन्या ने यूएसबी को अपने कंप्यूटर में लगा दिया था। एक एन्क्रिप्टेड चैट विंडो दिखाई दी। कबीर,
अनन्या, आप सुरक्षित हैं। एक पल की खामोशी के बाद लिखावट दिखाई दी। अनन्या, कबीर जी। आरव, क्या आरव वहां है? मैंने कीबोर्ड छीन लिया। आरव, अनन्या, मैं यहां हूं। तुम ठीक हो? अनन्या, मैं ठीक हूं। मैं बहुत डर गई थी आरव। विक्रम मुझ पर शक कर रहा है। मैं मिस्टर सिंघानिया के स्टडी रूम में घुस गई। वह आज रात शहर से बाहर हैं। आरव, अनन्या, मुझे माफ कर दो। तुम्हें खतरे में डालने के लिए मुझे माफ कर दो। अनन्या, नहीं, ऐसा मत कहो कबीर जी। सही है, यही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। मैं थक गई हूं। मैं नहीं चाहती कि हमारा बेटा ऐसी जगह पर बड़ा हो। नहीं चाहती कि वह सोचे कि उसके पिता मर चुके हैं। कबीर, अनन्या, मेरी बात सुनो। आपको सिंघानिया के सर्वर पर सभी डेटा कॉपी करने होंगे, खासकर एन्क्रिप्टेड फोल्डर। आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। आपको जरूर पता होगा कि कहां देखना है। काली किताब, शेल कंपनियों के लेन देन का इतिहास। अनन्या, मुझे पता है। 5 साल से मैं यह काम कर रही हूं। मैं उससे बेहतर जानती हूं। लेकिन सुरक्षा बहुत कड़ी है। समय लगेगा। कबीर, समय नहीं है, अभी करना होगा। मैं सिस्टम में घुसपैठ करूंगा और उसके सुरक्षा सिस्टम का ध्यान भटकाऊंगा। यूएसबी प्लग करो और जल्दी से कॉपी करना शुरू करो। और एक खामोश जंग शुरू हो गई। दूसरी तरफ अनन्या शैतान के स्टडी रूम में बैठी थी, किसी भी समय आ सकने वाले खतरे का सामना कर रही थी। यह कबीर सिंघानिया के साइबर सुरक्षा सिस्टम से दिमाग की जंग लड़ रहा था और मैं सिर्फ अपने हाथ कसकर पकड़ सकता था, प्रार्थना कर सकता था और देख सकता था। जल्दी अनन्या, मैं बड़बड़ाया। डेटा कॉपी होने लगा। 5%, 10%। वह वाकई में एक एक्सपर्ट है। कबीर ने मॉनिटर से नजर हटाए बिना बड़बड़ाया। सीधे रूट फोल्डर में पहुंच गई, जहां सिंघानिया अपनी मुख्य मनी लॉन्ड्रिंग फाइलें छिपाता है। हे भगवान! आरव, यह देखो, यह सूची। सभी बड़े अधिकारी और पुलिस के बड़े अफसर। मेरा दिल जैसे फटने को था। 40%, 50%। अनन्या, मुझे किसी के आने की आवाज सुनाई दे रही है। मेरा पूरा शरीर जम गया। कबीर, शांत रहो। अनन्या, वहीं रहो। यूएसबी को धीरे धीरे निकालो। अनन्या, नहीं हो सकता, खत्म करना होगा। 70%। आरव, अनन्या, निकालो। मुझे सबूत नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। अनन्या, माफ करना आरव, आदित्य के लिए। सिस्टम, चेतावनी। सिस्टम ने घुसपैठ का पता लगाया है। लानत है। कबीर अचानक गुर्राया। पकड़े गए। उसका फायरवॉल वापस ट्रैक कर रहा है। उन्होंने घुसपैठ का पता लगा लिया है। चेतावनी, यूएसबी तुरंत निकालें। सिस्टम, चेतावनी। सिस्टम में घुसपैठ का पता चला। कबीर के मॉनिटर पर लाल रंग की चेतावनी जल रही थी। उसे पता चल गया। आरव, सिंघानिया को पता चल गया। दूसरी तरफ का कनेक्शन अचानक कट गया। अनन्या की चैट विंडो ग्रे हो गई। सिग्नल चला गया। नहीं नहीं अनन्या, मैंने कीबोर्ड पर मुक्का मारा। फिर से कनेक्ट करो कबीर, कुछ करो। खत्म हो गया। कबीर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके सर्वर ने कनेक्शन काट दिया। उसे पता चल गया। उसे सब कुछ पता चल गया। यह भी कि यह अनन्या ने किया है। दुनिया ढह गई। मैंने उसे अपनी मौत के मुंह में भेज दिया था, अपने ही हाथों से। मुझे वहां जाना होगा। मैं लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। कहां जा रहा है? कबीर ने मुझे रोका। उसका निवाला बनने, कबीर बनाना जा रहा है। तुझे लगता है कि तू उस किले में घुस सकता है? लेकिन वह और आदित्य, वह उन्हें मार डालेगा। मैं रोते हुए चिल्लाया। अभी नहीं। कबीर की आवाज कांप रही थी, लेकिन वह शांत रहने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद है कि सिंघानिया को वह यूएसबी चाहिए होगी। उसे पता है कि अनन्या ने 90% कॉपी कर लिया है। जब तक वह यूएसबी वापस नहीं पा लेता, वह अनन्या को नहीं मारेगा और वह उन्हें तुम्हें बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करेगा। कबीर सही था। सिंघानिया एक बूढ़ा लोमड़ी था। वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। वह इस आपदा को एक जाल में बदल देगा और हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उस समय जुहू के उस आलीशान घर में जैसे ही अनन्या ने यूएसबी निकालकर अपने पजामे की जेब में छिपाई, स्टडी रूम का दरवाजा खुला। सिंघानिया नहीं, विक्रम। वह चुपचाप खड़ा था। सर्वर, जिसकी बत्तियां लाल जल रही थीं, और अनन्या, जिसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था, को बारी बारी से देख रहा था। मीरा मैडम, उसकी आवाज सपाट लेकिन भयानक थी। बड़े साहब मिलना चाहते हैं। छोटे साहब। आदित्य के साथ। अनन्या को लगा कि उसके पैर कमजोर हो गए हैं। आदित्य सो रहा है। क्या बात है? विक्रम जी, बड़े साहब ने छोटे साहब आदित्य को भी लाने के लिए कहा है।
विक्रम ने बिना किसी भावना के दोहराया। उसका दिल जैसे फटने को था। पकड़े गए, सब कुछ पकड़ा गया। अनन्या को लिविंग रूम में घसीटा गया। सिंघानिया चमड़े की कुर्सी पर बैठा, शराब का गिलास पकड़े हुए था। वह मुस्कुराया, वही मुस्कान जब उन्होंने 5 साल पहले शैतानी सौदा किया था। ऊगते हुए और रोते हुए आदित्य को एक और गार्ड ने पकड़ रखा था। मम्मा, डर लग रहा है। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। हाँ सिंघानिया, तुम आजकल बहुत व्यस्त रहने लगी हो, है ना मीरा? यहां तक कि ओवर टाइम भी कर रही हो। क्या तुम्हारी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए? अनन्या सिर्फ कांप सकती थी, कुछ भी कहने में असमर्थ। सिंघानिया उठा और उसके करीब आया। उसने अनन्या के बालों को धीरे से सहलाया। तुम जानती हो मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है? धोखे से। मैंने तुम्हें एक जिंदगी दी, तुम्हारे पिता की जान बचाई और तुम्हारे उस बेवकूफ पति की भी, और तुम इस तरह से इसका बदला चुका रही हो। चटाक। एक जोरदार थप्पड़ ने अनन्या को फर्श पर गिरा दिया। आदित्य जोर जोर से रोने लगा। मम्मा को मत मारो, कमीनी। सिंघानिया का सम्मानित आदमी का नकाब उतर गया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वह आर्किटेक्ट पति तुम्हें बचा सकता है? अनन्या ने अपने होंठ के कोने को छुआ जहां से खून बह रहा था। सिंघानिया को घूर कर देखा। आपको पता चल गया था? मुझे पता चल गया था। जब से वह मेरे घर के गेट के सामने पागलों की तरह चिल्ला रहा था, सिंघानिया ने ताना मारा। मैं सिर्फ देख रहा था कि तुम्हारे जैसी औरत क्या करेगी। तुम और वह कमीना भी क्रॉफर्ड मार्केट गए थे, है ना? क्या बढ़िया नाटक था। मैं बस तुम्हारे अगले कदम का इंतजार कर रहा था। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे पास वह यूएसबी है। सिंघानिया ने अनन्या के बाल खींचे, उसे खड़े होने पर मजबूर किया। कहां है? सौंप दो। मुझे नहीं पता, अनन्या हकलाई। नहीं पता? सिंघानिया हंसा। ठीक है, देखते हैं तुम कब तक टिकती हो। उसने आदित्य की ओर इशारा किया। विक्रम, उसकी उंगली। विक्रम ने एक चाकू निकाला और आदित्य के करीब आया। नहीं, अनन्या चिल्लाई। नहीं, मैं दे दूंगी। नहीं मम्मा। आदित्य रोया। तुमने उसे उसके खिलौने में छिपाया है ना? सिंघानिया हंसा। चालाक तरीका, लेकिन बेकार। विक्रम आदित्य के कमरे की ओर गया। एक पल बाद वह एक टेडी बियर लेकर वापस आया। उसने टेडी बियर का पेट फाड़ा और एक छोटी सी यूएसबी बाहर गिर गई। सिंघानिया ने उसे उठाया। यह रही। जानती हो मीरा, पहले मैंने तुम्हें हमेशा के लिए रखने का इरादा किया था, लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया। उसने आदेश दिया, इस औरत को बांध दो, इसे और इस बच्चे को ले चलो। हम अलीबाग चलेंगे। उस आरव के लिए एक पार्टी तैयार करो। उसने घसीट कर ले जाई जा रही अनन्या से कहा। इस बार मैं उसे तुम्हारी असली मौत दिखाऊंगा। मेरा फोन बजा। एक अज्ञात नंबर। मैं और कबीर एक दूसरे को देखने लगे। वह है? कबीर ने फुसफुसाया। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो मिस्टर आर्किटेक्ट। सिंघानिया की आवाज ठंडी, व्यंग्यात्मक और जीत से भरी थी। सिंघानिया, मैं गुर्राया। तुमने अनन्या के साथ क्या किया? उसे अभी छोड़ो। ओहो, वह अभी जिंदा है। फिलहाल। सिंघानिया फोन के दूसरी तरफ हंसा। अनन्या के रोने और आदित्य के मम्मा कहने की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम्हारी पत्नी और बेटा मेरे साथ हैं, सिंघानिया ने आगे कहा। और तुम्हारा वह बेटा सच में तुम्हारे जैसा ही दिखता है। अफसोस, तुम क्या चाहते हो? मैंने अपने दांत पीसे। मैंने कबीर की ओर देखा। उसने समय खींचने का इशारा किया। वह यूएसबी। सिंघानिया ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास उसकी कॉपी है। तुम्हारे उस पूर्व पुलिस वाले दोस्त ने जरूर उसे सेव कर लिया होगा। तुमने मेरा कुछ डेटा चुराया है। मुझे वह सब वापस चाहिए, सब कुछ। कौन सी यूएसबी? मुझे नहीं पता। मैंने टालने की कोशिश की। मुझसे मजाक मत करो आरव। सिंघानिया की आवाज धीमी हो गई। अपनी पत्नी की आखिरी चीख सुनना चाहते हो? नहीं। ठीक है, मैं चिल्लाया। तुम क्या चाहते हो? मैं दे दूंगा। अच्छा। सिंघानिया हंसा। मैं तुम्हें एक सौदा पेश करता हूं। तुम्हें अलीबाग पसंद है ना? तुम जैसे आर्किटेक्ट वहां रिसोर्ट डिजाइन करने के लिए अक्सर जाते हो। मेरा दिल जैसे जम गया। कहां? मैं तुम्हें 3 घंटे देता हूं, सिंघानिया ने कहा। अलीबाग के तट के आखिर में एक वीरान रिसोर्ट, पवनगिरी हिल्स। तुम उस जगह को जानते हो, है ना? अकेले आना। वह यूएसबी और तुम्हारे कंप्यूटर में जो भी कॉपी है, सब लेकर आना, अपनी पत्नी और बेटे के बदले। पवनगिरी हिल्स, एक प्रोजेक्ट जिसका मैंने कभी सर्वेक्षण किया था, लेकिन बहुत जटिल होने के कारण रद्द कर दिया था। एक शांत और अलग थलग जगह।
एक आई 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 एक एक आई 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 आई एक 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 आई एक। मैंने समय खींचते हुए पूछा, तुम्हारे पास विश्वास करने या न करने का कोई विकल्प नहीं है? सिंघानिया गुर्राया, मुझे पता है कि तुम अक्सर उस लांती पुलिस वाले के साथ होते हो। ध्यान से सुनो आरव, मुझे पुलिस से सबसे ज्यादा नफरत है। अगर मैंने उसकी या किसी भी पुलिस वाले जैसे दिखने वाले की परछाई भी देखी तो तुम्हें 5 साल पहले की तरह अपनी पत्नी का शव मिलेगा। इस बार सच में तुम्हारे बेटे के साथ। 3 घंटे बाद उसने फोन काट दिया। मैंने अपना फोन रख दिया। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। उसे सब कुछ पता है। उसे तुम्हारे बारे में भी पता है कबीर। अलीबाग का तट, पवनगिरी हिल्स, अकेले 3 घंटे में। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। एक 100% जाल है। वह तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे जाना होगा। मैंने कहा, सही, तुम्हें जाना होगा। कबीर का जवाब चौंकाने वाला था। तुम जाओ, उसने आगे कहा, लेकिन अकेले नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा या उस इलाके में नहीं घूमूंगा। तो तुम मुझे छोड़ रहे हो? बेवकूफ। कबीर ने मेरे कंधे पर हल्के से थपथपाया। उसे पुलिस नहीं देखनी। वह जरूर सोच रहा होगा कि स्थानीय पुलिस या राज्य पुलिस को वह रिश्वत दे सकता है। वह सोचता है कि वह सब कुछ रोक सकता है, लेकिन उसे नहीं पता मैं किसी और जगह को निशाना बना रहा हूं। कबीर ने एक अलमारी खोली, एक जैकेट और एक और यूएसबी निकाली। उसे यूएसबी चाहिए। हम उसे एक बहुत ही खास यूएसबी देंगे। मैंने उसका डेटा हटा दिया है, लेकिन मैंने उस पर एक सुपर छोटा ट्रैकिंग चिप लगा दिया है। तुम उसे यह दोगे और मैं। कबीर ने अपना फोन उठाया। तुम्हारे अलीबाग जाने के 3 घंटों के दौरान मैं दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली? मैं जम गया। नहीं। कबीर मुस्कुराया। सीबीआई मुख्यालय। हमारे पास 90% डेटा है जिसके लिए अनन्या ने अपनी जान दांव पर लगाई थी। वह 90% डेटा डॉ शर्मा का बयान और मेरा बयान उसके अड्डे को जड़ से उखाड़ने के लिए काफी है। सिंघानिया सीबीआई को रिश्वत नहीं दे सकता। मैं वहां जाऊंगा। कबीर ने मेरे कंधे पर थपथपाया। अपने सीनियर को सब कुछ रिपोर्ट करूंगा। तुम्हारा काम अलीबाग जाना है, समय खींचना, सुनिश्चित करना कि अनन्या और आदित्य सुरक्षित हैं। वह जो भी कहे करो। मेरे पहुंचने से पहले उसे भड़काना मत। मैंने अपने दोस्त कबीर को देखा। वह इस मामले के लिए अपना करियर, शायद अपनी जान भी दांव पर लगा रहा था। मेरी पत्नी और बेटे की जान तुम्हारे हाथ में है कबीर, मैंने कहा। मुझे पता है। कबीर ने सिर हिलाया। अब जाओ। रास्ते में सावधान रहना और आरव, जिंदा वापस आने की कोशिश करना। मेरी कार हाईवे पर तेजी से चल रही थी। दिल्ली बहुत पीछे छूट गया था, लेकिन उसकी गर्मी जैसे अभी भी मेरा पीछा कर रही थी। नहीं, वह गर्मी मेरे सीने के अंदर से निकल रही थी। 3 घंटे। सिंघानिया ने मुझे 3 घंटे दिए थे। मैंने घड़ी देखी। 1 घंटा बीत चुका था। मुझे अलीबाग पहुंचना था, पवनगिरी हिल्स के उस वीरान रिसोर्ट में। मेरी जैकेट की जेब में कबीर की दी हुई नकली यूएसबी थी। ठंडी लग रही थी, लेकिन मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। कबीर अपने काम पर चला गया था। 90% डेटा, डॉ शर्मा का बयान और मेरी आखिरी उम्मीद के साथ। उसने मुझे समय खींचने के लिए कहा था, लेकिन मैं शांत रहकर समय कैसे खींच सकता था जब मेरी पत्नी और बेटा एक शैतान के चंगुल में थे। मुझे कबीर के शब्द याद आ गए। सिंघानिया सीबीआई को रिश्वत नहीं दे सकता। मैं सिर्फ इस विश्वास पर टिका रह सकता था। 2.5 घंटे बाद मैं अलीबाग पहुंचा। मैं शहर में नहीं गया, सीधे तटीय सड़क से इलाके के आखिर तक गया। पवनगिरी हिल्स रिसोर्ट मेरे सामने आया। जैसा कि मुझे याद था, वह जगह एक पहाड़ी पर अकेली खड़ी थी। 3 तरफ से समुद्र से घिरी। उसकी पीठ एक पहाड़ से सटी हुई थी। डिजाइन के लिए एक परी 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 पर, लेकिन सब कुछ खत्म करने के लिए भी एक मेक एक हद जगह। यह रिसोर्ट सालों से वीरान पड़ा था। उसके लोहे के गेट पर जंग लग गया था। जंगली घास उग आई थी। सिंघानिया का चुनाव गलत नहीं था। एक पूरी तरह से अलग थलग जगह। मैंने कार की गति धीमी कर दी। मेरा दिल जैसे फटने को था। मैंने झाड़ियों के पीछे छिपी एक काली पिकअप देखी। सिंघानिया के आदमी। मैंने कार रोकी और बाहर निकला। नमकीन और तेज समुद्री हवा चल रही थी। अकेले मिस्टर आर्किटेक्ट। अंधेरे से 2 आदमी बाहर आए।
काले कपड़ों में, चेहरे पर क्रूरता। उनमें से एक वही चेहरा था जिसे मैंने जूहू के घर की सुरक्षा चौकी पर देखा था। अनन्या, मेरी पत्नी और बेटा कहाँ हैं? मैंने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की। बड़े साहब लॉबी में इंतजार कर रहे हैं। एक आदमी ने अपनी जेब में कुछ घुमाते हुए कहा, हमारे साथ चलो। कोई होशियारी नहीं, उन्होंने मेरी तलाशी ली, मेरा फोन और बटुआ ले लिया, लेकिन मेरी जैकेट की जेब में यूएसबी नहीं ली। उसे रहने दो, दूसरे आदमी ने कहा। बड़े साहब को वही चाहिए। वे मुझे मुख्य इमारत की लॉबी में ले गए। लॉबी खाली थी, सिर्फ कंक्रीट का ढांचा बचा था। कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ लालटेन और सिंघानिया के आदमियों द्वारा लाई गई हाई पावर टॉर्च की रोशनी दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। और मैंने उन्हें देखा। अनन्या, वह एक खंभे से बंधी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके होंठ के कोने पर खून था, शायद घर से लगी चोट, लेकिन मुझे देखकर उसकी आंखों में बेइंतहा डर था। आरव, भागो, वह चिल्लाई। मम्मा, आदित्य, मेरा बेटा। वह दूसरे खंभे से बंधा हुआ था, उसके बगल में। उसका चेहरा आंसुओं और गंदगी से भरा हुआ था। वह रो रहा था, लेकिन मुझे देखकर वह चिल्लाया, अंकल, अंकल, मम्मा की मदद करो। मम्मा, मीरा को मारा। मेरा दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। वह बच्चा मुझे अंकल कह रहा था। चुप, विक्रम। वह ठीक अनन्या के बगल में खड़ा था। उसकी गर्दन पर एक चाकू रखे हुए था, वही चाकू जो आदित्य की उंगली काटने वाला था। मेरी पार्टी में तुम्हारा स्वागत है आरव, सिंघानिया की आवाज गूंजी। वह लॉबी में बची एकमात्र कुर्सी पर बैठा था, एक पुरानी कुर्सी, जैसे राख के ढेर पर एक राजा। उसने तालियां बजाईं, समय पर। मुझे वादे निभाने वाले लोग पसंद हैं। वह खड़ा हुआ। देखो, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, हम शांति से रह सकते थे। तुम अपने महान आर्किटेक्ट बने रहते और मेरे पास मेरी काम करने वाली मशीन होती, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन्हें छोड़ दो। मैं गुर्राया। मैं वह ले आया हूं जो तुम चाहते हो। मैंने कबीर की यूएसबी उठाई। बेवकूफ, सिंघानिया हंसा। तुम्हें लगता है कि मुझे यह यूएसबी चाहिए? मुझे अपनी सुरक्षा चाहिए। तुम्हारे पुलिस वाले दोस्त ने कितनी कॉपी सेव की हैं? उसका सर्वर कहां है? मुझे नहीं पता। मैंने कहा, बस यही है। यह लो और मेरी पत्नी और बेटे को छोड़ दो। तुम्हें लगता है कि मैं विश्वास करूंगा? सिंघानिया करीब आया। मुझे तुम्हारी सारी योजना पता है। तुम मुझे यह दोगे और तुम्हारा दोस्त बाकी 90% पुलिस को दे देगा। तुम्हें लगता है कि मैं कल का बच्चा हूं? उसने सब कुछ अनुमान लगा लिया था। नहीं, मैं पीछे हटा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, सिंघानिया ने कहा। अभी अपने दोस्त को फोन करो, उसे सब कुछ हटाने के लिए कहो। साफ, मेरे आदमी इसकी पुष्टि करेंगे। अगर सब कुछ साफ हो गया तो मैं फिर से सोचूंगा। उसके एक आदमी ने मुझे एक फोन दिया। फोन करो। यह वह हिस्सा था जिसका कबीर ने अनुमान नहीं लगाया था। सिंघानिया सिर्फ यूएसबी नहीं चाहता था, वह इसे जड़ से उखाड़ना चाहता था। मैंने अनन्या को देखा, वह घबराकर सिर हिलाते हुए रो रही थी। नहीं आरव, उस पर विश्वास मत करना। मैंने आदित्य को देखा, वह बच्चा इतना डर गया था कि रो भी नहीं सकता था, सिर्फ कांप सकता था। मैंने फोन उठाया। मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैंने कबीर को फोन किया तो सीबीआई मुख्यालय की योजना पूरी तरह से विफल हो जाएगी। अगर नहीं तो सिंघानिया उन्हें अभी मार डालेगा। जल्दी। सिंघानिया गुर्राया। मेरा सब्र ज्यादा नहीं है। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे कबीर के कहे अनुसार समय खींचना था। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए कि तुम अपना वादा निभाओगे। पहले आदित्य को छोड़ो, मेरे बेटे को छोड़ो, फिर मैं फोन करूंगा। मुझसे सौदेबाजी? सिंघानिया ने ताना मारा। उसने विक्रम की ओर देखा। यह आदमी बहुत परेशान कर रहा है। हाँ विक्रम, बिना कुछ कहे अनन्या को सामने घसीट लाया। साहब, नहीं, बच्चे को चोट मत पहुंचाना, कृपया, मैं विनती करती हूं, अनन्या ने कहा। बस, सिंघानिया ने हाथ हिलाया। मैं इस नाटक से ऊब गया हूं। उसे सबक सिखाने के लिए पहले बच्चे को खत्म कर दो। नहीं, मैं चिल्लाया। विक्रम ने आदित्य को सामने घसीटा। बच्चा चीख पड़ा। चाकू उठा। रुको, एक और चीख गूंजी। मेरी आवाज नहीं, हिलो मत। पुलिस, सब हाथ ऊपर करो। एक लाउड स्पीकर से आवाज चारों ओर गूंजी। बाहर से तेज रोशनी ने अंधेरी लॉबी को दिन की तरह रोशन कर दिया। सिंघानिया जम गया। क्या? कौन सी पुलिस? दूसरी मंजिल की कांच की खिड़की टूट गई। काली परछाइयां रस्सियों का उपयोग करके नीचे उतरी। सामने का दरवाजा, साइड का दरवाजा।
सब तोड़ दिए गए। सीबीआई की विशेष अपराध शाखा, हिलो मत, वे आ गए थे। कबीर सफल हो गया था। लानत है, सिंघानिया ने एक पिस्तौल निकाली, सबको मार डालो। हंगामा हो गया, गोलियों की आवाज आई, लेकिन यह गोलीबारी नहीं थी, यह एक गिरफ्तारी अभियान था। सीबीआई की टीम बहुत पेशेवर और तेज थी। उन्होंने सिंघानिया के आदमियों को एक पल में निष्क्रिय कर दिया। सिंघानिया खत्म हो गया। यह कबीर की आवाज थी। मैंने उसे सुना। सिंघानिया को एहसास हुआ कि स्थिति खत्म हो गई है। मेरी ओर मुड़ा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। उसने अपनी पिस्तौल उठाई, उसे मेरी ओर निशाना बनाया। नहीं, मुझ पर नहीं। उसने उसे आदित्य पर निशाना बनाया। नहीं, मैं कूदा। ठीक उसी समय विक्रम, जो पुलिस के आने के बाद से बिल्कुल नहीं हिला था, अचानक हिला। उसने पुलिस पर हमला नहीं किया, वह मुड़ा। मुझ पर अपने चाकू से हमला करने के बजाय उसने पिस्तौल पकड़े हुए सिंघानिया की बाह में चाकू घोंप दिया। आह! सिंघानिया चिल्लाया। उसकी पिस्तौल फर्श पर गिर गई। विक्रम ने सिंघानिया को फर्श पर पटक दिया, उसकी बाह मरोड़ दी। विक्रांत सिंघानिया, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैं चुप हो गया। विक्रम पुलिस वाला था, वहां क्या देख रहा है? कबीर दौड़कर मेरे पास आया, सिंघानिया की पिस्तौल को दूर लात मारी। अपनी पत्नी और बेटे को संभाल। मुझे उसके आदेश की जरूरत नहीं थी। मैं अनन्या और आदित्य की ओर भागा, विक्रम के चाकू का इस्तेमाल करके उनके बंधन काटे। आरव, अनन्या ने मुझे गले लगा लिया, सिसकने लगी। अंकल, आदित्य ने भी मेरी टांगों को गले लगा लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने उन दोनों को एक साथ गले लगा लिया, कसकर गले लगा लिया। कुछ नहीं, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हथकड़ियों के क्लिक की आवाज विक्रम द्वारा घसीटे जाने पर सिंघानिया के गुस्से से भरे गुर्राने के बीच मैंने अपने परिवार को गले लगा लिया। कबीर पास आया। मैंने कहा था ना, सीबीआई को वह खरीद नहीं सकता। उसने विक्रम को देखा। धन्यवाद इंस्पेक्टर विक्रम। क्या शानदार अंडरकवर काम था। विक्रम या इंस्पेक्टर विक्रम ने सिर हिलाया, सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। 6 साल का मिशन आखिरकार पूरा हुआ। उसने अनन्या को देखा। मुझे माफ कर दीजिएगा अनन्या जी, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए। अनन्या सिर्फ सिर हिला सकी, कुछ भी कहने में असमर्थ। मैंने कबीर को देखा, विक्रम को देखा और अपनी पत्नी और बेटे को देखा। आखिरकार यह बुरा सपना खत्म हो गया था। उनकी 12 की 1 लाख सार। उस रात पवनगिरी हिल्स में गिरफ्तारी अभियान हाल के कुछ वर्षों में सबसे सफल अभियानों में से एक बन गया। सिंघानिया का नेटवर्क जड़ से उखाड़ दिया गया। अनन्या के 90% डेटा और सिंघानिया के कबूलनामे के आधार पर यह जानने के बाद कि विक्रम एक पुलिस वाला है, सीबीआई ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। सिस्टम के अंदर के गुर्गे, सिंघानिया द्वारा रिश्वत दिए गए अधिकारी, एक भी नहीं बचा। अगली सुबह मैं, अनन्या और आदित्य एक पुलिस कार में दिल्ली वापस आए। हम सुरक्षित थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद मैं दादर में उस पुराने अपार्टमेंट के सामने खड़ा था। प्रकाश शर्मा को हथकड़ियों में 2 पुलिस वाले बाहर ले जा रहे थे। वह रो नहीं रहे थे। उनका चेहरा 10 साल और बूढ़ा लग रहा था, लेकिन वहां एक अजीब सी शांति थी। मुझे और अनन्या को देखकर वह रुक गए। पापा, अनन्या ने कमजोर आवाज में बुलाया। प्रकाश शर्मा ने अपनी बेटी को देखा, लेकिन मुझे देखने की हिम्मत नहीं कर सके। मुझे माफ कर दो अनन्या, मुझे माफ कर दो। आरव, मैंने गलती की, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने सिर झुकाया। कृपया आदित्य का अच्छी तरह से ख्याल रखना। उन्हें ले जाया गया। धोखाधड़ी, गबन, अपराध छिपाना, वह लंबे समय तक जेल में रहेंगे। अनन्या रोई, अनन्या रोई, अनन्या रोई। लेकिन मुझे पता था कि यह वे आंसू थे जिन्हें अतीत को साफ करने के लिए बहाना था। 6 महीने बाद अलीबाग में समुद्र तट के किनारे एक छोटा सा घर। मैंने जुहू का आलीशान घर बेच दिया। अनन्या भी शर्मा की सभी संपत्ति बेचकर सिंघानिया के अन्य पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए सहमत हो गई। हमने यादों से भरे दिल्ली को छोड़ दिया। कबीर कभी कभी फोन करता था, उसका प्रमोशन हो गया था। इंस्पेक्टर विक्रम का भी, वे गुमनाम नायक बन गए। पिछले 6 महीने हमारी सबसे कठिन यात्रा थी। भागने की यात्रा नहीं, बल्कि ठीक होने की यात्रा। अनन्या को अभी भी बुरे सपने आते थे। अक्सर आधी रात को चीखते हुए उठ जाती थी। सिंघानिया से डरती थी, विक्रम से।
भले ही मैंने उसे समझा दिया था कि विक्रम एक अच्छा आदमी है, 5 सालों तक एक जानवर की तरह निगरानी में रहने की यादों ने बहुत गहरे घाव छोड़े थे। मैं बस उसे गले लगा सकता था और उसे शांत कर सकता था। कुछ नहीं, मैं यहां हूं, हम सुरक्षित हैं। और आदित्य, मेरा बेटा, उस बच्चे को अनुकूल होने में लंबा समय लगा। शुरू में वह मुझे पापा नहीं बुलाता था, मुझे अंकल कहता रहा। उसने एक बार यह भी पूछा था, मम्मा मीरा, पापा तो मर चुके हैं, है ना? अनन्या को उसे गले लगाना पड़ा और रोते हुए समझाना पड़ा, नहीं बेटा, पापा नहीं मरे, पापा यहां हैं। अंकल, ये तुम्हारे पापा हैं। मम्मा की वजह से पापा को हमसे अलग होना पड़ा। मुझे 4 साल के बच्चे के लिए एक पिता बनना सीखना पड़ा। मैंने डायपर बदलना सीखा जिसकी मुझे अब जरूरत नहीं थी। फार्मूला दूध बनाना सीखा। कहानी की किताबें पढ़ना सीखा। जब वह जिद्दी होता था तो धैर्य रखना सीखा। जब वह दिल्ली में अपने बड़े घर को याद करता था तो उसे शांत करना सीखा। और धीरे धीरे उस बच्चे ने अपना दिल खोल दिया। आज मौसम साफ था, नीला समुद्र फैला हुआ था। मैं और अनन्या हमारे लकड़ी के घर के बरामदे में बैठे थे, आदित्य को देख रहे थे, जो एक छोटे से कुत्ते के साथ खेल रहा था जिसे हमने अभी अभी गोद लिया था। वह बच्चा रेत पर दौड़ रहा था, कुत्ते को अपनी फेंकी हुई टहनी उठाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी खिलखिलाहट की आवाज लहरों की आवाज के साथ मिल गई थी, जैसे फिर से जन्म लिया हो। हाँ आरव, अनन्या ने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। उसके हाथ पतले लेकिन गर्म थे। मैंने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया। आदित्य भागा, फिर एक शंख से ठोकर खाकर रेत पर गिर गया। मैं और अनन्या सहज रूप से खड़े होने वाले थे। वह बच्चा एक पल के लिए चुप रहा, फिर खुद ही उठ गया, अपनी पैंट से रेत साफ की। वह रोया नहीं। उसने मुझे और अनन्या को देखा, फिर जोर से मुस्कुराया और अनन्या की ओर नहीं बल्कि मेरी ओर भागा। वह बच्चा मेरी गोद में कूद गया, मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। पापा, उसने तुतलाते हुए कहा। गिरा, लेकिन दर्द नहीं हुआ। मैं जम गया, अनन्या भी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, फूटने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। एक गर्म और मजबूत एहसास जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था उमड़ पड़ा। दर्द नहीं हुआ, है ना पापा का बहादुर बेटा? मेरी आवाज भी कांप रही थी। मैंने अपना सिर उठाकर अनन्या को देखा। वह रो रही थी, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। मैंने आदित्य को गोद में उठाया, अनन्या की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसने उसे स्वीकार किया। मैंने उसे हमारी बाहों में खींच लिया। हम तीनों एक परिवार अलीबाग के समुद्र तट पर शाम के सूरज के नीचे खड़े थे। घाव अभी भी थे, शायद वे कभी पूरी तरह से नहीं भरेंगे, लेकिन उन घावों से अब खून नहीं बह रहा था। अंत में अनन्या के माथे और आदित्य के सिर के ऊपर चूमते हुए मैंने फुसफुसाया, आखिरकार हम घर आ गए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको आज की कहानी सार्थक लगी और आप और भी मार्मिक और गहरी कहानियां देखना चाहते हैं तो कृपया आपके चुनाव चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। सूचनाएं चालू करें ताकि आप अगला वीडियो न चूकें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।